आईटी के लिए क्या निकल के आ रहे हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंपनीज के बारे में बात करेंगे। वरुण हमारे साथ है। वरुण, मॉर्निंग। बताइए, पहले आईटी के बारे में फोकस करते हैं। नतीजों का आगाज यहीं से होता है, क्या भूमिका बन रही है यहाँ पर? देखिए, क्योंकि एक्सेंचर के रिजल्ट आए हैं तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस जो है अब वहाँ से क्यूज लेके भारतीय कंपनी उस पर कॉल दे रहे हैं। एक्सिस कैपिटल का कहना है कि एक्सेंचर के रिजल्ट जो है वो उम्मीद से बेहतर है और जो गाइडेंस के टॉप एंड पे आए हैं तो वो इससे खुश है। और खासकर आउटसोर्सिंग और नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ देखने मिली है वो भारतीय कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर है और इसके लिए ये इन्फोसिस और टेक महिंद्रा को अपना टॉप पिक बता रहे हैं। इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह 860 का प्राइस टारगेट है और टेक महिंद्रा में 870 रुपये का प्राइस टारगेट है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली को देखिए, ये कह रहे हैं कि इनके रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, लेकिन कोई बड़ा पॉजिटिव यहाँ नहीं निकल के आया इनके रिजल्ट में से, वो उससे थोड़े निराश है। लेकिन फिर भी भारतीय जो आईटी कंपनीज है उन पे बुलिश है। इन्फोसिस पे इक्वल वेट का कॉल दे रहे हैं, 759 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो नए सीईओ का ऐलान हुआ है वो लार्जली एंटिसिपेटेड था और जो ट्रांजिशन होने वाला है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है और इसके लिए 759 का प्राइस टारगेट इन्फोसिस पे दिया है। टीसीएस पे दो रिपोर्ट्स है, एक नोमुरा की जो रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं, इस काउंटर पे 1840 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि अब तक FY19 में डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली थी, लेकिन FY20 में जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट रह जाएगी। ब्रेग्जिट और ट्रेड वॉर का जो है उसका भी थोड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आपको देखने मिले और वैल्यूएशन जो है वो इस कंपनी के इनको थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से और इसके लिए रिड्यूस का कॉल दिया है। लेकिन इसके विपरीत जेपी मॉर्गन जो है वो टीसीएस पे काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि कुछ मैक्रो हेडविंड्स है लेकिन उसकी इनको ज़्यादा चिंता नहीं है, ये इस काउंटर पे अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और इनका कहना है कि जो FY20 में ग्रोथ को लेकर चिंता है ना, वो ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है उसमें फैक्टर इन है, इसके लिए इनको इसकी चिंता नहीं है और ये न्यूट्रल का कॉल इस पे दे रहे हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा, ये तीन आईटी कंपनीज है जो ब्रोकरेज हाउस के रडार पे है। तो ये तीन कंपनीज हैं। मुझे ये बताइए, हमारे जो रिसर्च हेड हैं आशीष वर्मा, उनके लिहाज से नंबर्स कैसे हैं ये बताइए। आप तो टीम में हैं उनके। मैं समझूं क्या आप, क्योंकि मेरे को थोड़ी क्लैरिटी अभी मिली नहीं है। एसेंचर्स के नंबर्स अच्छे हैं, खराब हैं? एक्सेंचर के नंबर्स तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक्सिस की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि नंबर्स काफी बेहतर है। और खासकर देखिए हमें क्या फोकस करना है, एक तो आउटसोर्सिंग और दूसरा नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है और ये भारतीय कंपनी के लिए अच्छी है। बिल्कुल। तो देखिए इस पर रखिएगा नज़र। जैन साहब से पूछते हैं, हमारे साथ संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के जयपुर से। जैन साहब, थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई होगी वैसे जयपुर में, अच्छी माहौल तो बताइए क्या है आजकल? नहीं, अच्छी खासी सर्दी शुरू हो गई है। इनफैक्ट इसीलिए क्या 2-4-5 मिनट स्टूडियो पहुंचने में भी डिलेड होने लग गए। मैं वो बोलने वाला था आपने आप समझ गए मेरा इशारा किधर था? मैं समझ गया था। देखिए थोड़ा बहुत तो नहीं सही है, नहीं सर्दी है, हम समझते हैं। हमें बॉम्बे में बैठ के भी जब सर्दी लग रही है तो फिर आप सोचिए जयपुर में, तो फिर आपको क्या आपका सर्दी का मजा ले रहे होंगे आप। अच्छा, ये रात का टेम्परेचर 60 डिग्री था और जयपुर में एक जगह है जोबनेर बोल के, वहां पे -2.4 डिग्रीज है। तो आप कौन सी जगह पे थे कल? -2 वाली पे थे क्या? नहीं, चलिए बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, ये जो वरुण को आपने सुना, एसेंचर्स के नंबर्स के बाद आईटी कंपनियों को किस तरह से देखते हैं, पहले इस पर राय लेंगे और उसके बाद फिर आपके पिक्स भी पूछेंगे, फिर वरुण के पास चलेंगे। वरुण के पास बहुत सारे रिपोर्ट्स और भी हैं। देखिए, मैंने सुना और इनफैक्ट ऐसा है कि इससे थोड़ी पॉजिटिविटी तो आती है और खास बात यह है कि इंडियन आईटी कंपनीज ये तीनों चारों जो दिग्गजें हैं वहां पे वैसे भी कोई मुझे बहुत ज्यादा डर लगता नहीं। अगर आप निवेश की बात करें तो सर्टेनली यहाँ पे मतलब एक सेफर साइड में रहते हुए डिफेंसिवली आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने ऊपर के लेवल से करेक्ट कर चुके हैं। भले वो टीसीएस की बात करें या इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा और ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। और अब रिजल्ट्स आएंगे तो अगर कोई भी पॉजिटिविटी आती है तो सर्टेनली वहाँ पे, और पॉजिटिविटी इस पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में जो नए मैनेजमेंट आया, नए एमडी साहब आए हैं, उनसे काफ़ी चीज़ों में सुधार आया है और भी बेहतर हुई है। और वहाँ पे जो एट्रिशन लेवल्स है शायद वो भी अब आने वाले दिनों में हो सकता है कम हो जाए। सो ओवरऑल टीसीएस और इन्फोसिस में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एचसीएल टेक में एक अच्छा खासा करेक्शन उनके एक्विजिशन को लेकर जो आया हुआ था, तो उससे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी है और मुझे लगता है तीनों लेवल्स, तीनों स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। और विप्रो में थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव, वहाँ पे मैं न्यूट्रल अप्रोच ही रखूंगा, क्योंकि देखिए बिना कोई परफॉर्मेंस के भी वहाँ पे अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, तो वहाँ पे ध्यान ना दें। बट ये तीनों स्टॉक्स, और जब ऐसा एक
ये कॉग्निजेंट हो या एक्सेंचुअर हो, इनका जब रिजल्ट्स आते हैं तो इससे इंडियन आईटी कंपनीज का भी एक अच्छा वो मिलता है, क्लू मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट्स ठीक ठाक आने चाहिए, सो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये कल और आज में वो है निरंजन रॉय साहब जो हैं वो CFO के तौर पर अपॉइंट हो चुके हैं इन्फोसिस में। और ध्यान रखिए ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही गजब का है। ये पहले यूनिलीवर के साथ 15 साल काम कर चुके हैं। इन्होंने पिछले 13 साल भारती एयरटेल में दिए हैं। और देखिए चैलेंजेस ये फेस करना जानते हैं, ये बात इनके नाम के साथ समझ में आ रही है। जो आदमी भारती एयरटेल में रहा हो 13 साल 15 साल यूनिलीवर में रहा हो और वो ग्लोबल CFO थे भारती एयरटेल के, उन्होंने दरअसल ज्वाइन किया है इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस के स्टॉक पर हम विस्तार से बात करेंगे। वागले साहब और राजेश जी इसका चार्ट देखकर रखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं वापस वरुण के पास और समझते हैं बाकी के स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। देखिए यहाँ भारतीय एयरटेल पे क्रेडिट स्विस मेंटेन कर रहा है न्यूट्रल का कॉल। इनका कहना है कि जो भारतीय इंफ्राटेल में स्टेक बेच रहे हैं, इसके चलते इनके जो डेट लेवल्स मेंटेन करने में काफ़ी मदद होगी और इसके लिए न्यूट्रल का कॉल है। 335 रुपये का प्राइस टारगेट इस पे दे रहे हैं। ICICI बैंक पे नोमुरा खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहा है, लेकिन इन्होंने अपना जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ाया है, 415 से बढ़ा के 450 रुपये का कर दिया है। इनका कहना है कि जो ये लगातार कंपनी प्रोविजनिंग कर रही थी अपने NPS को मेंटेन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब जो प्रोविजनिंग है वो कम होते हुए नजर आएगी और ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा। जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है FY19 से 21 तक, उसमें 20% की आपको लगातार ग्रोथ देखने मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी करीब 15 बेसिस पॉइंट के आसपास का आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है और इसके लिए ये अपग्रेड आया है। प्राइस टारगेट 415 से बढ़ा के 450 का किया है। पीडीलाइट पे JP मॉर्गन वैसे तो बुलिश है, इनका कहना है कि ग्रोथ इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है, वॉल्यूम ग्रोथ भी इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर इनको थोड़े कंसर्न्स है और इसके लिए न्यूट्रल का कॉल। प्राइस टारगेट 1120 रुपये का है। सबसे आखिरी में कोल इंडिया पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 296 रुपीज़ का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि जो इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है FY19 में इस कंपनी का टोटल पे आउट करीब 20 रुपये प्रति शेयर के आसपास होगा। 296 का प्राइस टारगेट ओवरवेट का कॉल। चलिए शुक्रिया वरुण, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि आपसे अगर आप देखें 2018 के IPOs की पैमाइश भी करनी है कि कौन रहा अच्छा, कौन रहा बेहतर और कौन रहा फसड्डी, है ना, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वागले साहब, अभी वरुण ने बहुत सारे स्टॉक्स कंप्लीट किए, जैसे कोल था, भारती एयरटेल इंफ्राटेल थे, TCS पे बात की थी हमने। पहले मैं वही हेमंत वाली बात पूरी कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली चार्ट्स पे अब देखिए निफ्टी IT कहाँ खड़ा है, इन्फोसिस कहाँ खड़ा है, TCS कहाँ पे खड़ा है। अमूमन अगर आप देखें नतीजों से पहले एक डिफरेंशियल होता था, TCS कभी ऊपर कभी इन्फोसिस नीचे, कभी IT स्टॉक यहाँ पर, IT इंडेक्स यहाँ पर, कभी TCS नीचे तो कभी इन्फोसिस ऊपर। इस बार क्या है, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, सारे के सारे एक बेस पर हैं, शांत बैठे हैं। कोई एडवांटेज लेना चाहेंगे आप किसी स्टॉक से इस बार? मीरू, मैं ज़्यादा IT स्पेस में कोई भी स्टॉक से उत्तेजित नहीं हुआ, एक्साइटेड नहीं हूँ। वागले खुश नहीं हुआ है? उत्तेजित नहीं है मतलब गजब की हिंदी। अच्छा, आप जब CNBC आवाज पर पहले आए थे, आपने ये सीखा कहाँ, ये उत्तेजना, ये सारे शब्द सर? आपको तो क्रेडिट जाना चाहिए। अच्छा, हम मेरे को नहीं, मतलब आप पहले तो बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, गजब के मतलब भारी भारी शब्द। इंग्लिश आपने छुड़वा दी। अच्छा, और मेरी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी आपने बेहतर कर दी। मतलब सर आपने कभी सुना था उत्तेजित? मैं नहीं हूँ, मतलब उत्तेजित होता है। हैवी वर्ड, हैवी वेट एक्सपर्ट, हैवी हिंदी के वर्ड। वाह सर वाह, अच्छा लगा। ये कमेंट मैं सहन नहीं करूंगा क्योंकि आप जब हैवी वेट एक्सपर्ट ऐसे देखते हो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, एक जमाना मतलब 6 महीने पहले की मैं बात करूं कि रुपी के से डायरेक्ट मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में IT स्पेस में मूवमेंट आती थी। पिछले 1 से 1.5 महीने मैंने वो भी देख, मतलब वो भी मूव नहीं आ रही है। okay. और मुझे ऐसा कोई पैटर्न कोई भी स्टॉक में, लाइक इन्फोसिस की बात करें तो एग्जैक्टली बिटवीन 600 एंड 700 मुझे 600 ब्रेक होने की भी संभावना नहीं लगती है। 700 टूटने का भी चांसेस बहुत कम है। तो आपको अगर 50 रुपए में खेलना है भाई, अगर आप ये मुझे बताओगे कि 1 साल का व्यू दे दो, क्या ये यहाँ से 600 से 4 डिजिट हो जाएगा? द आंसर इज नो, आई डोंट सी दैट। ठीक बात है। तो मतलब 700 750 पे अटक जाएगा एंड इट विल स्पेंड टाइम। तो देखिए दिक्कत क्या है, ये कंपनियां तो बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन रुपया जो है वो मजबूत हो गया है और ये भी अनएक्सपेक्टेड मजबूत हुआ है। कितना भी धुरंधर CFO, सही बात है, किसने ये गेस किया था मुझे बताइए कि रुपया
अचानक से ये 75 की तरफ बढ़ता बढ़ता गजनी हो जाएगा और दोनों चीज आप देखिए ना, कहाँ क्रूड पे हम 90 की बातें होने लगी हैं। आप वो चाइना कॉन्ट्रैक्ट की जो बात करते थे, तो ये कंपनियों के अब देखिए नतीजे के से पहले हम आपको अगले हफ्ते से जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी बताएंगे, तो नजर इस बात पे होने वाली है आईटी कंपनियों में कि इन्होंने हेजिंग किस तरह से दरअसल कर रखी है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भारतीय कंपनियों के लिए। इन्फी से शुरुआत होगी, यू नेवर नो, अगर हेजिंग सही कर रखी होगी तो नंबर्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी। रुपए के ऊपर और कच्चे तेल के ऊपर अगर थीम को प्ले किया जाए, राजेश जी, HPBP, IOC, इंटरग्लोब, कोई टायर कंपनी जो आपको पसंद है कि रुपए ने किसी की नींद अगर उड़ाई है तो किसी को फ़ायदा भी पहुंचाया है, और ये तमाम सेक्टर्स हैं, कुछ पसंद आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए मुझे पर्टिकुलरली HP से ज़्यादा बेहतर लगता है। एक कंजेशन था 240-42 के आसपास आके थकता था, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि उसने वो रेंज तोड़ा है और मुझे लगता है कि करीबन 260 के लिए ये रेडी है। तो जैसे मैंने कहा कि 240 ये एक लेवल है, ये अगर डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 230 का मेंटेन होगा। एडिंग टू दैट मुझे इन पर्टिकुलर टायर से ज़्यादा पेंट स्टॉक बेहतर लगते हैं, जैसे कि एक बर्जर पेंट एक अच्छा है, एशियन पेंट एक बेहतरीन है। बर्जर पेंट पे ऑलरेडी बात हुई थी, इसलिए मैं एशियन पेंट पे बात करूंगा। सही है। देखिए बर्जर पेंट से ज़्यादा एशियन पेंट बेहतर, क्योंकि उसमें मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा है और आजकल मोमेंटम प्ले ज़्यादा चलता है। 14,425 इसका प्राइस है, तो मुझे लगता है 1400 है, 1400 1400 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव होता है। अपसाइड में मुझे लगता है 1470 1480 ये आज का टारगेट होना चाहिए। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। और बात सही है आपकी, टायर कंपनियों में कल काफ़ी तेज़ी हो भी गई थी। दिखाते हैं दो उदाहरण। केशोराम हमने आपको सुबह सुबह बताया था, और JK टायर आपको बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट तो देखिए बाज़ार के लिए आप सब समझते हैं क्या है, कल होने वाली GST काउंसिल की बैठक, और इससे बड़ा इंटरव्यू कहीं हो नहीं सकता। आपको याद है GST की कवायद अगर कोई एक शख्स इंडस्ट्री में कर रहे थे तो वो कौन थे? जी हाँ, आदि गोदरेज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं, और हर्षदा ने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ किया है। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर GST दरें घटाएंगे तो ये विन विन सिचुएशन होने वाली है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस इंटरव्यू से निकल कर आई हैं। तो आज गोदरेज ग्रुप पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। सुन लीजिए एक छोटी सी झलकी इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की, और आज दिन भर चिपक कर रहिएगा आप जानने के लिए और क्या क्या खास निकल कर आया है इस बड़े इंटरव्यू में। अब सरकार कोशिश कर रही है और भी रैशनलाइजेशन की, कई चीजों पर फोकस है। शायद आने वाले 2 दिनों में एयर कंडीशनर्स सस्ते होंगे, टायर्स पर नजरें हैं, सीमेंट पर नजरें हैं। ये जो रोजमर्रा की चीजें थी उसको एड्रेस करके जो ब्रॉडर बड़े ब्रैकेट में 28% की कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बचे हैं, वो अगर नीचे आता है तो क्या वो डिमांड और भी फ्यूल होती दिखाई देगी? डिमांड और भी बढ़ेगा और कलेक्शंस भी बढ़ेंगे। ऐसा बहुत लोग को लगता है, कई पॉलिटिशियंस को भी, कि जो टैक्स रेट्स कम किया जाए तो आमदनी कम हो जाएगी। जी, नहीं जी, वो एक धारणा है। टैक्स रेट्स कभी कभी कम करने से कंजम्पशन बढ़ता है और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात की प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली, और ये जो पाथ पे हम जाएं तो अच्छी तरह कलेक्शन भी बढ़ सकते हैं, अच्छी तरह कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ सकती है, और अच्छी तरह कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ सकता है। फोकस शायद अफोर्डेबल हाउसिंग पर डाला जाएगा, जिसमें बात ये हो रही है कि अब इसको 12% से कम किया जाए। ऑप्शन ये है कि सीधा 5% पर लाया जाए, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मौका नहीं मिलेगा, या फिर 8% पर रखा जाए और फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी दिए जाएं। ये ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित हो सकता है, क्योंकि उस बिजनेस में गोदरेज ग्रुप है? मुझे लगता है कि जो रीजनेबल रेट्स टैक्सेस का हो तो अच्छी तरह हाउसिंग भी बढ़ सकता है। स्कोप बहुत है इंडिया में हाउसिंग की स्कोप बढ़ाने की, इससे ग्रोथ भी बढ़ सकता है। तो मैं आशा रखता हूं कि अच्छी तरह रीजनेबल रेट्स लाएंगे। और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, बीट सीमेंट, बीट टाइल्स, ऑफ कोर्स टाइल्स एंड ऑल के लिए किया गया है, वो भी उतना ही एसेंशियल होगा अदर देन द बिग ब्रैकेट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। हाँ, उसका सेट ऑफ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो तो GST का मुद्दा है जी,
कि इनपुट का सेट ऑफ मिले, तो सेट ऑफ कैंसिल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस इंटरव्यू में कही गई हैं। पूरा इंटरव्यू आप दिन भर इसके अंश देखेंगे और ओवर द वीकेंड ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आप सुनेंगे। पर जीएसटी को लेकर काफ़ी सारी बातें इस इंटरव्यू में हुई हैं। तो गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स पर भी आज फिर हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन ये ग्रुप तो गजब का है। जैन साहब, आप तो इस ग्रुप को ट्रैक करते हैं, ये बताइए आपको क्या पसंद आता है? इनका रियल एस्टेट कारोबार, इनका कंज्यूमर वाला कारोबार, क्या आपको क्या अच्छा लगता है, या एग्रोवेट वाला कारोबार? सर्टेनली देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज एग्रोवेट में कॉर्पोरेट एक्शन भी होने वाला है। दूसरा एक इनकी कंपनी वो भी मर्ज होने वाली है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज एग्रोवेट, और एक तो खास बात यह है कि एग्रो और वेट, देखिए वेटरनरी प्रोडक्ट्स में है, एग्रो में है, तो ये एग्री केमिकल्स, वैसे ये थीम बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो गोदरेज एग्रोवेट पे ध्यान रखिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज ओवरऑल काफ़ी ठीक लगता है, बट और गोदरेज कंज्यूमर भी। सो पूरा ग्रुप का बस थोड़ा सा मुझे जो एक वो लगता है वो वैल्यूएशंस है, जो कि काफ़ी महंगे है, क्योंकि ग्रुप इतना अच्छा है और प्रीमियम इसको काफ़ी मिलता है और सालों से बहुत अच्छे से काम करते हुए आ रही है, ग्रोथ दे रही है, तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे रहते हैं। तो जहाँ पे भी अगर डिप आता है तो गोदरेज इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैं अगेन बार बार जब भी एफएमसीजी की बात होती है तो मुझे 2-3 स्टॉक्स जो दूसरे सस्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि आईटीसी है या बजाज कॉर्प है, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो इस ग्रुप के ऊपर रहेगी आज हमारी नज़र सीएनबीसी आवाज़ की दिन भर। अच्छा जैन साहब, बातों बातों में आपके पिक्स रह गए हैं। कुछ ही देर में वीरू भी कुछ इंटरेस्टिंग अपना जो कभी बी फैक्टर कभी सी फैक्टर, आज भी कोई फैक्टर है ना आपके पास? आज है डीटीएच फैक्टर। डीटीएच फैक्टर, इतना ही बताइएगा। तो डीटीएच फैक्टर वीरू बताएंगे। जैन साहब पहले आप बताओ आपके पिक्स क्या हैं? देखिए, मैंने 2 ई फैक्टर के स्टॉक्स लाए हैं। वो है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने बहुत बार पहले भी रेकमेंड किया और अभी भी मुझे लगता है कि जब बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए मार्केट में और उसके बाद जब लार्ज कैप्स चल चुके होते हैं तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे अब खासा नजर रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडर मार्केट्स हो सकता है कि वो 11,000 के साथ वो एक तरीके से फ्लर्ट करे, हो सकता है 11,200-300 बहुत इजीली क्रॉस नहीं कर पाए। तो बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, और मैं वीरू जी को सुन रहा था कि ऑप्शंस में भी पैसे बन रहे हैं, स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं, और वैसे ही मुझे लगता है कि इन टाइप के स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जहाँ पे करेक्शन भी आ चुका है, डाउनसाइड भी कम है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो। तो उनमें से एक स्टॉक था एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। दूसरा है एक्सेल क्रॉप केयर। जैसे कि मैं अभी गोदरेज एग्रोवेट की जब बात कर रहा था तो मैं वैसे ही एक इनफैक्ट इसी स्टॉक को मैं ध्यान रखते हुए बात कर रहा था। एक अच्छे ग्रुप की कंपनी, मैंने एक्सेल इंडस्ट्रीज भी पहले रेकमेंड किया हुआ है, श्रॉफ ग्रुप की कंपनी है। एक्सेल क्रॉप केयर भी बेहतरीन कंपनी है, छोटी इक्विटी है, तो मुझे लगता है कि अच्छा चलना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्टॉक है मिधानी, जो कि काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और ओवरऑल मेटल स्टॉक है, बट बहुत ही यूनिक मेटल्स बनाते हैं, टाइटेनियम और ये, और प्लस 3 IPOs आए थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, बट उनमें से ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसी साल का IPO है, तो मेरे हिसाब से मिधानी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो ये आपकी 2 कॉल्स हो गई और इस बीच हमारे साथ मिस्टर SP दिलसान भी जुड़े हैं, spdilsan.com के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आज मैं शायद आज के बाजार में फोकस नहीं करना चाहूँगा। आज मेरा प्रश्न आपसे केंद्रित होगा 2019 के लिए। सर, यूएस की बड़ी टर्बुलेंस और साथ ही साथ हमारे 2 बहुत क्रिटिकल और बहुत बड़े 2 पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ हम 2019 में जा रहे हैं, क्रूड और रुपया। एक आपका आउटलुक जानना चाहूँगा सर 2019 के लिए, मोटा मोटी आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, जहाँ तक अब क्रूड और रुपए का सवाल है तो मेरे हिसाब से क्रूड और रुपया दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर क्रूड बढ़ता है तो रुपये वीक होता है। अगर हमें क्रूड से सपोर्ट मिलता है और इसका अगर आप एक हायर लेवल का ब्रेंट का लेवल $64-65 भी पकड़ते हैं, वर्तमान में क्रूड चल रहा है ब्रेंट का 55-56 का भाव, अगर आप उसे 64-65 भी पकड़ते हैं और जिस हिसाब से रशिया, ओपेक, नॉन ओपेक कंट्रीज की एक मजबूरी है, चाहे आप वियतनाम, नाइजीरिया और या दूसरे भी देश देखें, रशिया, इनको सबको एक इक्वलेंट क्रूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, चाहे रुपया चाहे क्रूड का भाव कोई भी हो। अगर $55 होता है या $60 होता है तो आउटपुट को और बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। रहा सवाल ओपेक का, अगर कंट्रोल करती भी है
तो भी जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन उसमें कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती कि कोई क्रूड का बहुत बड़ा उछाल आवे। अगर आर्टिफिशियली आप क्रूड को पुल करते भी हैं, जो हमने 2 महीने पहले देखा 85 के लेवल को, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ये 2019 के लिए एक बहुत पॉजिटिव थीम है, बहुत बढ़िया थीम है इंडिया के लिए। और अगर क्रूड 55 से 65 के रेंज में रहता है, मैं एक ब्रॉड रेंज लेके चल रहा हूँ 2019 का, तो रुपया भी जो है आपका करीबन 70 से 72 की रेंज में रहेगा, जो अपने आप में काफ़ी कंफर्टिंग है। और जो दूसरा मैक्रो, अगर आप मैक्रो फैक्टर लेवें, तो दूसरा जो मैक्रो है वो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जो कि कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने के कगार पर है। और अगर एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर होने की वजह से चाइना का माल जो है ग्लोबली काफ़ी दूसरे देशों में डंप हो रहा है, इंडिया में डंप हो रहा है। सारे चीज़ पे इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकती, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इंडियन इंडस्ट्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और वो मेरे हिसाब से अगले 2 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉजिटिव, तो वो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो मैक्रो फैक्टर पे 2019 के लिए बहुत बड़े 2 पॉजिटिव ट्रिगर हैं, जो अपने आप में एक विजिबिलिटी या सस्टेनिंग ग्रोथ जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए दिखाई देंगे। और जो इंडियन फैक्टर है वो तो ऑब्वियस है ही कि मई में जो आपको नई सरकार जब आप चुन के आएगी इन जनरल इलेक्शंस में, और अगर हमें उसमें उस फ्रंट पे स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो वो अपने आप में काफी पॉजिटिव दिखाई देगा। तो ये 2019 का ब्रॉड आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। और सर अब कुछ ही दिनों में अर्निंग सीजन का आगाज हो जाएगा। अब तीसरी तिमाही के नतीजे कौन से सेक्टर्स के अच्छे रहेंगे, कौन से कमज़ोर रहेंगे, इस पर चर्चा केंद्रित हो जाएगी। बताइए आपको क्या पसंद है, किन के नंबर्स अच्छे आएंगे और किन के कमज़ोर आएंगे? देखिए, जहां तक नंबर का सवाल है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा, जहां पे उस पे की मैं सिर्फ इसमें हमें अल्टीमेट बॉटम लाइन नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखें तो उनका क्या ट्रेजेक्टरी रहती है और उनका, बिकॉज जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स उनके एक स्पेशलिटी वर्टिकल्स है सारी चीजों में, तो उनमें काफी एक अच्छा एक रुझान हमें दिखाई देगा रिजल्ट्स में। लार्ज कैप आईटी पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव मान करके नहीं चल रहा हूँ, इंस्पाइट की एक क्वार्टर अच्छा रहता है। तीसरी चीज जो है वो है करीबन थोड़ा सा एविएशन स्टॉक का, क्योंकि एविएशन को काफी ज्यादा एक पुश मिला है लोअर क्रूड प्राइस की वजह से। करीबन अगले क्वार्टर के अगले लास्ट के 2 महीने तो इन्हें काफी पॉजिटिव दिखाई दिया है। तीसरा है सीमेंट में एक वॉल्यूम ग्रोथ को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना आता हुआ दिखाई देता है, कि वहां से एक चीज का एक इंडिकेशन या बैरोमीटर आते हुए दिखाई देगा। और चौथा है ऑटो एंसिलरी, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल का एक सीधा इंपैक्ट ऑटो एंसिलरी पे कितना बढ़ता है हमें, हमको सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन ऑटो एंसिलरी का इसके ऊपर काफी कितना असर पड़ा है वो एक देखने की चीज है। तो वो है चौथा सेक्टर। 5वां है केमिकल्स, जो केमिकल्स में खास करके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिन्हें कि चाइना का एडवांटेज मिला, वो है 5वां सेक्टर। और छठा है पेपर, क्योंकि जिस हिसाब से राइटिंग प्रिंटिंग पेपर, क्राफ्ट पेपर सभी का प्राइसेस बढ़े हैं ग्लोबल फैक्टर की वजह से, वो भी काफी पॉजिटिव। तो 5 या 6 सेक्टर्स पे एक पॉजिटिव रुझान रहेगा, जिसपे क्लोजली Q3 नंबर्स के लिए वॉच रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसीराम साहब आज चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए 2019 कैसा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो दरअसल अब तिमाही नतीजे हैं और इनमें इन सेक्टर्स के ऊपर ज़रूर आप नज़र रखिएगा। लेकिन हमारी नज़र है DTH फैक्टर पर। ये वीरू ने कुछ देर पहले हिंट दिया था, ये कोई डिश टीवी वगैरह वाली कंपनी तो नहीं है ना? डिश से दूर रहिए फिलहाल। हाँ, वही मैंने कहा, डिश से दूर रहिए। देखिए, एक दिन बी फैक्टर था, एक दिन सी फैक्टर था, एक दिन रंगदे फैक्टर था, तो कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो उसे फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। डी का मतलब है DCB बैंक, टी का मतलब है TVS मोटर्स और H का मतलब है HDFC बैंक। इन 3 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। और हेमंत, इसकी थीम बताए क्या है? वो जो आप कह रहे थे ना, मंदड़िया कहाँ बैकफुट पे है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, घुटन जहां पर महसूस कर रहा है शॉर्ट होल्डर ना, ये सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है। DCB, शुरुआत करते हैं DCB से। पहले देखिए, 9000 शेयर ओपन टेस्ट में कम हुए, 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, 165-170 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट घटा, कॉल लेटर बैकफुट पे आया और 175 की कॉल में स्ट्रॉन्ग एडिशन। DCB मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। चार्ट्स पर बेहद शानदार, बेस बेहद शानदार। दूसरा HDFC बैंक, कल मैं इनफैक्ट क्लोजिंग के वक्त भी कह रहा था कि यही HDFC बैंक निफ्टी बैंक की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होगी। याद रखिए, कल यहां भी 3% ओपन इंटरेस्ट घटा, डे हाई पे क्लोज हुआ, 4 लाख शेयर घटे, 21,120 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी कॉल राइटर बैकफुट पे आया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 2200 में विजिबल था हमें कॉल का एडिशन, 2200 की कॉल में करीब 17,000 शेयर जुड़े। और उसके बाद तीसरा है TVS मोटर्स। याद रखिए, ये अपने 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। ये बहुत चल चुका है, लेकिन याद रखिए बहुत कुछ इसने खोया भी था, तो इसने बहुत अच्छे लेवल्स रीगेन किए हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल क्लोज हुआ है। और साथ ही साथ याद रखिए, इसके अभी ओपन इंटरेस्ट में 3,87,000 शेयर घटे, ओपन इंटरेस्ट 5% कम हुआ।
और कॉल्स में अगर आप देखें तो इसकी 580 और 680, यानी यहाँ से एट द मनी और 20 रुपये आउट ऑफ मनी कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। मैं जानते कल क्या कर रहा था, मैं ये नहीं देख रहा था कल ओपन इंटरेस्ट कहाँ जुड़ रहा है, कल मैं ये देख रहा था कि ओपन इंटरेस्ट कम कहाँ हो रहा है, बढ़िया है, मंदड़िया कहाँ बैकफुट पे है। एग्जैक्टली अगर आप देखें जो सबसे ज्यादा घुटन नजर आई ना शॉर्ट होल्डर के अंदर, वो इन 3 स्टॉक्स पे थी, नजर रख के चलिए। मंदी करने वालों के ख्याल में हाँ, ये बहुत अच्छे बेस के बाद, हाँ ये तो रखिएगा नजर इस फैक्टर पर, वीरू के DTH फैक्टर पर। लेकिन देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि 2018 जो साल जिसका अब हम अंत कर रहे हैं, उसमें IPOs ने जितना अच्छा प्रदर्शन 2017 में दिखाया था, कम से कम जो नंबर ऑफ कंपनीज आई थी वो इस बार 2018 में इतनी नहीं आई हैं। हमारे साथ वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या कहती है आपकी रिसर्च, कितनी कंपनियां आई थी 2017 में और 2018 में कितनी आई और कैसा परफॉर्मेंस रहा? देखिए, आपने सही हाईलाइट किया कि पिछले साल की मुकाबले अगर देखें तो इस साल IPO का मार्केट थोड़ा ठंडा रहा है। 2017 में 38 कंपनियों के IPO आए थे, 2018 में केवल 24 कंपनियों के IPO आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सितंबर के बाद कोई IPO आया नहीं है, यानी कि 3 महीने से IPO मार्केट बिल्कुल ठंडा है। अब इस 24 कंपनियों के जो IPO आए थे उनमें कंपनियों ने करीब 31,700 करोड़ यानी कि 31,700 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। और 10 कंपनियां जो है वो अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है और 14 कंपनियां जो है वो अपने इशू प्राइस से दरअसल नीचे ट्रेड कर रही है। तो जो टॉप गेनर्स है, यानी कि जो कंपनियां अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है, सबसे पहले उन पे नजर डालें तो राइट्स, ये कंपनी है जिसका इशू प्राइस 185 का था, अभी करीब 295 के आसपास ट्रेड कर रही है, 59-60% के आसपास के रिटर्न दे चुकी है। फाइन ऑर्गेनिक्स 55% के रिटर्न। बंधन बैंक 375 का इशू प्राइस था, अभी करीब 540 के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि 43% के रिटर्न दिए हैं। HDFC, AMC और मिश्र धातु, ये तो सबसे बड़ा हाईलाइट था क्योंकि इसको इतना अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिला था। जब लिस्टिंग हुई थी तब भी ज़्यादा गेंस नहीं थे, लेकिन उसके बाद चलना चालू हुआ था। इशू प्राइस 90 का था, अभी करीब 120-125 के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि वहां से करीब 40% की रिटर्न ये दे चुका है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव था वो भी आपको बता। एक मिनट तो पहले ये भले काउंटर्स की बात करते हैं जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो टफ एनवायरनमेंट में, मुश्किल भरे बाजार में, देखिए ये हैं सितारे, आपकी वेल्थ को क्रिएट करके इन्होंने दिया है। पहले जैन साहब, इनमें से आपको क्या पसंद है? आपने मिश्र धातु की बात करी, आपको अगर 2019 के लिए इनमें से कुछ चुनना हो तो कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है? बिल्कुल, देखिए एक स्पेशल शो भी किया था 2018 के खिलाड़ी और अनाड़ी IPOs का, इनफैक्ट आशीष जी के साथ, और तभी भी मैंने राइट्स और मिधानी इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक्स का जिक्र किया था। और इनफैक्ट राइट्स तो देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक तो रेलवे स्टॉक है, इनके पास देखिए 2 रेलवेज है, मोनोप्सोनिक बायर, सिंगल बायर है, बट चूंकि ये PSU स्टॉक्स और इनफैक्ट सर्विस प्रोवाइडिंग में भी है, तो मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती है अभी भी। तो राइट्स और मिधानी पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और HDFC AMC जो कि एक बेहतरीन IPO आया था, बेहतरीन लिस्टिंग हुई थी, बट वहां से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। रीजन बीइंग कि देखिए TER के ऊपर एक टोटल एक्सपेंस रेशियो की जो न्यूज आई उसके बाद ये सारे स्टॉक्स काफी करेक्ट करने लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि नीचे आए और अच्छा खासा करेक्ट कर चुका, तो वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। आने वाले सालों में मुझे जो लगता है कि जो पेनेट्रेशन होने वाला है SIPs का और जो म्यूचुअल फंड्स में जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो दिख रहा है, इनफैक्ट ऐसे खराब मार्केट में भी अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा फंड्स आ रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि AMCs धीरे धीरे ये जो TER का जो एक प्रॉब्लम है उसके अलावा सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बिजनेस की वजह से बहुत अच्छा। ठीक बात है। मिश्र धातु की बात हुई तो एक शो करते हैं आशीष दोपहर में, मूवीज, आपकी डायरी में भी कुछ है उसमें। हाँ, मूवीज से बहुत इंस्पायर होते हैं वो और पलटन शो में हम सब लोगों ने एक डिफेंस का स्टॉक सुझाया था, कौन सा बढ़िया लगता है, तो मिधानी मेरे रडार पर भी उस दिन था। और जब ये बात हो रही है तो फिर एक शो हम लोगों ने और किया था 2.0। मूवी देख लिया आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो 700 करोड़ रुपए आ गए, अभी आपका कंट्रीब्यूशन आने वाला है 700 करोड़ रुपए 3 हफ्तों में इस मूवी ने बनाकर दिए हैं। देखिए तो इतनी आप करके आ रहे हैं बॉम्बे में आके, मतलब आप? नहीं, मैं मुंबई दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई दर्शन करने चलिए। तो फिर मूवीज पर जो शोज, अच्छा पलटन चली ना चली, मिश्रा धातु जरूर चला। बिल्कुल सही बात है। मैं भाई कह रहा हूँ मूवीज पर जो स्पेशल शोज हैं जो आशीष कर रहे हैं दोपहर में, उनको जरूर देखा करिए। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे
करेंगे, बताएंगे आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है, लेकिन उनको भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, क्योंकि कम से कम लर्निंग तो उन्होंने दी है। वरुण बताइए कौन से स्टॉक्स ने आईपीओ में पैसा गवा कर दिया? देखिए 14 कंपनियां हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से, इशू प्राइस से इनफैक्ट नीचे ट्रेड कर रही है। 5 टॉप कंपनीज में आपको बताता हूं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 275 का इशू प्राइस था, अभी करीब 127 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 54% ये नीचे गिर चुका है अपने इशू प्राइस से। दूसरी इंटरेस्टिंग कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। मुझे याद है जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी उसी दिन इसमें भारी गिरावट देखने मिली थी। इनफैक्ट वो गिरावट थमी नहीं है, 520 का इशू प्राइस था, 270 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 48% अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इंडोस्टार, HAL, भारत डायनामिक्स, ये वो तमाम ऐसी कंपनीज है जो अपने इशू प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। इन्वेस्टर्स ने इनमें अपना पैसा गंवाया है। HAL, भारत डायनामिक्स, मिश्रित धातु, ये सब एक ही साथ आ गई थी डिफेंस की 31 मार्च के आसपास। ये टाइमिंग दरअसल इनकी सही नहीं रही कंपनी में, मुझे नहीं लगता। एक बार पूछ लेता हूँ जैन साहब, आपको HAL कैसी लगती है कंपनी, और ये जो खराब प्रदर्शन दिखाने वाले आईपीओज हैं इसमें से कोई हिडन जेम है क्या? देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। इनफैक्ट एक खास बात ये भी थी कि इस स्टॉक ने इस कंपनी ने जो अपना आईपीओ लाया था बहुत ही महंगे वैल्यूएशंस पे लाया था, और उसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स भी आई, शायद इन्होंने एक्सटेंड भी किया था, रेट्स भी शायद घटाई थी। बट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अब जिन लेवल्स पे है, जिनके पास ये पड़ा है, मैं उनको यही राय दूंगा कि अभी एग्जिट ना करें, होल्ड करके रखें, और थोड़ी बहुत शायद एवरेजिंग भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जिन लेवल्स पे ये भी है। और दूसरा HAL और BDL, भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों ही अच्छे लगते हैं। जो आपने कहा बहुत सही बोला कि 31 मार्च के पहले शायद कोई टारगेट पूरा करना होगा, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीनों आईपीओ एक साथ लाया, उनमें से मिधानी तो निकल पड़ा, बट HAL और BDL नहीं कर पाए परफॉर्म। बट अब जिन वैल्यूएशंस पे है, जिन लेवल्स पे है, अब काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और मेरे हिसाब से जो इनके फंडामेंटल्स भी है काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत है। तो मेरे हिसाब से HAL और BDL दोनों पे ध्यान दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आप तो इस पर रखिएगा नज़र। और एक चीज़ मुझे वीरू और बतानी है, एक पाठशाला जो आपने शुरू करी है ना, उसका रिस्पांस बहुत ही गजब का आ रहा है। थैंक यू क्योंकि आपने कल शायद वहाँ पे M&M की बात की थी, स्टॉक्स भी अच्छा चला, कॉल भी अच्छी चली। एग्जैक्टली देखिए मेरे थीम क्या है जानते हैं हेमंत, कि इस दिसंबर से लेकर जून तक, चुनाव तक ऑप्शंस पैसा कमा के देंगे, गजब पैसा कमा के देंगे। तो ये ज़रूर देखा करिए, सीख लीजिए कि कैसे करना है। तो ये ज़रूर देखा करिए। वो हम आज सुबह सुबह वाले 7 बजे वाले शो में कह रहे थे कि देखिए अर्निंग तो ज़रूरी है, और वो तभी होगी जब लर्निंग होगी। तो लर्निंग रोज़ करते रहिए, लगातार करते रहिए। लर्निंग और अर्निंग में अगर आप पहले लर्निंग करिए, फिर L हटा दीजिए, अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। तो शब्द में ही लिखा हुआ है इसका मायने, तो ज़रूर देखा करिए। 12:15 पर ये ऑप्शन की पाठशाला वीरू प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर वीरू के साथ है ना, आपका सहयोगी भी अच्छा ओके चलिए। लेकिन हाँ, खबरों वाले स्टॉक्स बताइए। बागले साहब, भारतीय एयरटेल, इंफ्राटेल, दोनों पे अगर आपका एक व्यू चाहें। देखिए फंड रेजिंग, और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि हाउस व्यूज भी आए थे, 325-36 का टारगेट दिया गया। यहाँ पर चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है ट्रेड करने लायक? एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन्स में है और बाउंस बैक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, तो मैं अवॉइड करूँगा। किसमें एक्साइटेड नहीं सर? आप शब्द ऐसे यूज कर रहे हैं। उत्तेजित, इससे पहले आपने कहा उत्तेजित नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हैं अरे अभी मैंने उत्तेजित कहा, इसके लिए आपने तो कहा इसके लिए मैंने इंग्लिश वाला ढूंढा। तो भारतीय एयरटेल में दम नहीं है, इंफ्राटेल में भी दम नहीं है। साइडवेज मुंह दिखता है। मैं ये नहीं कहता कि ये गिरेंगे, वीकनेस नहीं है, बट ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसी कोई मोमेंटम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, BML वाला वो सेटअप नहीं है। नहीं ऑब्वियसली नहीं है बस सर, वो तो सेटअप आप अभी क्रिएट कराएंगे 9:15 के आसपास। लेकिन सर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए आपने भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल का जिक्र किया, दो में से बढ़िया कौन है? तो मुझे लगता है मोमेंटम वाइज भारतीय इंफ्राटेल ज़्यादा बेटर लगता है। ऑलराइट, परसों के दिन इसमें अच्छा मोमेंटम आया, कल इसमें कंसोलिडेशन हुआ, एक कूलनेस था, लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है कि जो रिलीफ रैली है करीबन 275-278 तक जाएगी। 262 का क्लोज है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा 255 का। ऑलराइट, तो इस पर मैं बताना चाहूँगा इनफैक्ट कि 9:15 से लेकर 9:45 याद रखिए ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। तो ज़रूर फोकस क्या कीजिए उस वक्त। जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं ना, वो सुबह सुबह एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हैं, याद रखिएगा, वो एक ट्रेडिंग का बेहतरीन मौका होता है। और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव आया है या फिर आ सकता है। ये सी फैक्टर की बात जो हम कर रहे थे वागले साहब, सीएट की बात हमने की थी, कमिंस की बात हमने की थी। सीएट जाके 200 वहाँ पे अटक गया, चला नहीं। ये मोमेंटम फिजल आउट हो गया है क्या इसे अवॉइड करें? और इस स्पेस में कमिंस ने कल एक मूव दिया, क्या इसको प्रेफर करें? क्या करेंगे आप?
वीरू, मैं ये नहीं कहूँगा कि अटक गया है, क्योंकि हमने जब सीएट की बात की थी वहाँ से सीएट ऑलरेडी 40-50 रुपए तो ऊपर है आराम से। हाँ, तो कंसोलिडेशन का दौरा होता है, अभी थोड़ा सा 1320, 1350, 60 में सीएट टाइम स्पेंड कर सकता है। तो मैं उसको वीकनेस नहीं मानूंगा। हालांकि अगर आपको पोजिशनली ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, वो उसमें एक्यूमुलेट करके वापस एक 1400 प्लस की मूव आनी चाहिए। डेफिनेटली बिटवीन सीएट एंड कमिंस मेरा दाव ज़्यादा कमिंस पे रहेगा। और कमिंस पे अगर आप थोड़ा सा जैसे 6 महीने का अगर व्यू लेते हो तो ये स्टॉक मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा 6 से 8 महीने में या 10 महीने में। मुझे लगता है ये 4 डिजिट स्टॉक होना चाहिए। तो इस पर रखिएगा नज़र। आज आप काफ़ी बुलिश हैं कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर। आपने एल&टी की बात करी, आपने कमिंस की बात करी, तो इस पॉकेट में देखिए अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जिनसे हम पूछ रहे हैं कि नतीजे कैसे रहेंगे इन कंपनियों के, तो वो बता रहे हैं कि बढ़िया नंबर्स आने वाले हैं इन कंपनियों के। अच्छा, केयर, ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैन साहब, इनके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है कि भाई ये लेट रहते हैं। अच्छा, अब तो सबको समझ में आ रहा है, ये जब अपनी रिपोर्ट निकालते हैं तब तक पूरा जो है काम हो चुका होता है। अब आप कैसे देख रहे हैं रेटिंग एजेंसीज को? कंपनियां बढ़िया हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन अब रेगुलेटरी ओवरहैंग भी बना हुआ है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था एक रेटिंग एजेंसी में एक एफआईआई ने बड़ी हिस्सेदारी बेची। रेटिंग एजेंसीज पर एक राय दीजिए, केयर, इकरा, क्रिसिल पर। देखिए, आजकल इंडिया में 5-6 रेटिंग एजेंसीज है और जिनमें से केयर, इकरा और क्रिसिल तीनों लिस्टेड है। और समहाउ जो अभी पास्ट में ये सारे जो इश्यूज हुए, और भले वो IL&FS का भी एक डिबैकल हुआ पास्ट में, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इनफैक्ट सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। और जो तीनों रेटिंग एजेंसीज है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई उनके जो रेटिंग्स में फ्लॉ बहुत ज़्यादा भी देखने को मिला, बट फिर भी कहीं ना कहीं टाइटनिंग करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर बहुत जल्दी परफॉर्म नहीं करेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, थोड़ा सा बॉटमिंग आउट प्रोसेस और बाकी रहेगा। जब ओवर रेगुलेटेड हो जाता है कोई भी सेगमेंट, देखिए आप टेलीकॉम को देखिए, या और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे भले ही वो फार्मा हो, वहाँ पे इंटरनेशनल रेगुलेटर्स भी रहते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हालांकि मैंने केयर हो या इकरा हो, क्रिसिल हो रेकमेंड किया हुआ है। केयर इनफैक्ट 500-550 के लेवल पे इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से, फ्रीडम पिक के हिसाब से 2-3 साल पहले रेकमेंड किया था। बट फिर भी मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा फ्रेश बाइंग ना करें। जिन्होंने ले रखा है वो वेट एंड वॉच ही रखे, होल्ड ही करके रखें। बट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेक्टर। चलिए, आप इस सेक्टर पे ज़्यादा उत्साहित नहीं है और ये सही खर्च का इस्तेमाल किया मैंने, है ना? हाँ, उत्साहित नहीं है। बागले साहब मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ उस पर मेरे सारे पेटेंट लगे होते हैं, समझ लेना आप। नहीं, बिल्कुल पेटेंट लगे होंगे तो आप ही के पेटेंट होंगे। आपके पेटेंट हम आपके सामने ही मतलब इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप केस वेस मत करिएगा बस हम पे। चलिए, ये बताइए बागले साहब, एक IRB जरा चार्ट बेहतरीन, मूव शानदार, और कल अच्छा ये हुआ है कि अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खुला। मेरा प्रश्न ये है, IRB का चार्ट लेके आइए, 164.85 पे क्लोज हुआ। बेहतरीन मूव दिया इसने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, लोअर बेस से निकला, 100 डेमा पार किया, 200 डेमा है 181, जाएगा वहाँ तक। वीरू, आपके साथ सहमत हूँ। परसों एक ब्रेकआउट आया था, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट, जो कि 158 के आसपास था, और उसकी मूव कल हमको कंटिन्यू होते दिखी। ये हो सकता है कि 1-2 दिन साइडवेज चले, बट 100 डेमा को होल्ड करेगा और फिर इसका अगला टारगेट होगा 200 डेमा, जो कि 178-180 के आसपास है। तो मैं एक 7-8-10% की अपसाइड ट्रेडिंग मूव के लिए बिल्कुल प्ले करूंगा। आपको 160 और मे बी 158 के स्टॉप लॉस से बने रहना होगा। राइट, इस पर रखिएगा नज़र। लेकिन इस स्टॉक में ये पूरे साल का चार्ट था, ये कल का चार्ट था, तो कल का चार्ट थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब कोटक महिंद्रा बैंक, राजेश जी, इसके चार्ट्स कैसे नज़र आते हैं? आपने कहा था आपको येस बैंक पसंद है। येस बैंक के अलावा येस बैंक ही तो कहा था आपने पसंद है। येस बैंक पसंद है और कोटक भी पसंद है क्या? इसमें भी कुछ वैसा येस बैंक जैसा पैटर्न बन रहा है क्या? ये भी भागने के लिए तैयार है क्या? देखिए, कोटक ने जिस तरह से टाइम निकाला है, यही वर्ड मैं यूज़ करूंगा, 1200 के ऊपर
वो मुझे लगता है कि एक अच्छा कंफर्ट देता है कोटक में लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जितना टाइम निकलता है, जितना बेस फॉर्मेशन बनता है, उतना कंफर्ट होता है। तो मुझे लगता है कोटक भी प्ले हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1200। 1235 के आसपास का कल का क्लोज है, तो 1220 1235 ये एक बाइंग लेवल हो सकता है। स्लाइटली पोजिशनल व्यू यहाँ पे दूंगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हेमंत 1300 1280 से लेके 1300 से ऊपर की जगह कोटक में थोड़ी कम है। मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि जो बात हुई थी, मुझे लगता है कल नहीं परसों हमारे एक्सिस बैंक पे बात हुई थी, जब यही सवाल था कि एक्सिस बैंक बेटर लगा था 618 620 पे, और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 645 तक का एक टारगेट होगा। एडिंग टू दैट कोटक के साथ मुझे लगता है एक्सिस एक बेटर बेट होगा एज फार एज द मोमेंटम इज कंसर्न। अपसाइड में मुझे लगता है 650 एक बैरियर है, अगर आज भी प्ले करना है तो हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 625। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। और देखिए अब वक्त हो गया है, मुनाफे की तैयारी तो हो गई। देखिए पूरा होमवर्क हम करके आए थे और आपको बता दिया, आपने नोट डाउन कर लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन अब दरअसल टेस्ट है, अब आपको ये जो आपने सीखा समझा इसको लागू करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, पहला सौदा में प्रवेश करेंगे। प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब आशीष। आशीष आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक है जो आज जैकपॉट बन रहा है। साथ ही समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैन साहब, राजेश सतपुते साहब, वागले साहब हमारे साथ हैं। तो पूरी मुनाफे की तैयारी वाली टीम है और नई टीम हमारे साथ और भी जुड़ रही है जो आपको बताएंगे आज कहां पर आपको पैसा बनाना है। एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए 10,960 के आसपास कारोबार कर रहा है। 10,950 51 जहां पर क्लोज हुआ उसके ऊपर है, ध्यान रखिएगा 34 पॉइंट नीचे जो आप देखकर घबराइएगा मत इसको, क्योंकि तेजी देखने को मिलने वाली है आज भी। टॉप 5 देख लेते हैं स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए खबरों के चलते, वो शेयर जो फोकस में रहेंगे। सरकारी बैंकों पे नजर होगी क्योंकि 40-41 हजार करोड़ रुपए के नए फंड इन्फ्यूजन की बात कही गई। कुल मिलाकर इस साल 1,06,000 करोड़ की नई पूंजी सरकार डालने वाली है बैंकों में। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे थे, मजबूत बैंकों को पूंजी नहीं मिलेगी, पूंजी मिलेगी कमजोर बैंकों को। तो जो बैंक मजबूत है, इंडियन बैंक, विजया बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको पूंजी नहीं मिलेगी। तो यहां पर ट्रेडर्स के लिए थोड़ी निराशा की बात जरूर होगी। नजर रखिएगा एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर। कच्चे तेल में जिस तरह से कल भी आप देख रहे थे जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव बन रहा था इन स्टॉक्स में, वो कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि ओवरनाइट कच्चे तेल में और बड़ी गिरावट देखने को मिली। और दूसरी खबर अच्छी ये आ रही है कि क्रूड के लिए भारत अब प्रीमियम नहीं देगा, और ये खबर रुपए के लिए भी देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी खबर है रुपए के लिए, देखेंगे रुपए मार्केट आज किस तरह से खुलता है। भारत ओपेक देशों से डिस्काउंट पर अब बात कर रहा है कि कच्चा तेल, हम तो कंज्यूमर्स हैं और बल्क कंज्यूमर्स हैं, ज़्यादा खरीदेंगे तो सस्ता देना चाहिए। तो अब उस लॉजिक से इस सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। कोल इंडिया पे नजर रखिए, ₹7.25 प्रति शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान इस कंपनी ने किया है। तो सरकारी कंपनियों से एक के बाद एक बाईबैक डिविडेंड की खबरें आ रही हैं, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारती इन्फ्राटेल, भारती एयरटेल के ऊपर रखिएगा नजर। कंपटीशन से लड़ने के लिए भारती एयरटेल लगातार अपने एसेट्स की बिक्री कर रहा है और इन्फ्राटेल में हिस्सेदारी बेचेगा। 32% के आसपास हिस्सेदारी बेच सकता है। पहले भी हालांकि ध्यान रखिएगा इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। नेटेल इंफ्रा को हिस्सा बेचने के लिए बोर्ड ने इस बार मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ रुपए के आसपास ये जुटाने वाले। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक पर नजर रखिए। कंपनी ₹550 प्रति शेयर के भाव से बाईबैक करने वाली है और कंपनी कुल 85 करोड़ रुपए का बाईबैक करेगी, जो इसकी इक्विटी का करीब 13% होता है। तो बड़ा बाईबैक है स्टॉक पे, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो बाजार खुलने में भी करीब 1.5 मिनट का समय बाकी है और एसजीएक्स निफ्टी के संकेत अगर आप देखें, हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 25-30 पॉइंट नीचे इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे एशियन मार्केट्स पर अगर आप हालांकि नजर डालते हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश देखी गई है हांगकांग के बाजारों में और दूसरे एशियन मार्केट्स में। तो अमेरिकन मार्केट्स जिस तरह से जोर से गिरे हैं, तकरीबन 2,500 पॉइंट का नुकसान हफ्ते 10 दिन के अंदर आया है, उसके सामने एशियन मार्केट्स लगातार टिकने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर थोड़ा और कमजोर हुआ है तो उसकी वजह से रुपए में बेहतर शुरुआत की उम्मीद होनी चाहिए। कल हमने जिस तरह से देखा था कि निचले स्तरों से मार्केट्स रिकवर होते हुए नजर आए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या उस तरह कमजोर शुरुआत के बाद फिर से रिकवरी होती है या नहीं, इसी पर होगी आज हमारी नजर कि बाजार टिक पाते हैं या इनको दबाव में देखा जाता है। जिन स्टॉक्स की हमने बात की, जिन पर खास तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए, जो आज खबरों में है, उस लिस्ट में आप टीसीएस को भी शामिल कर लीजिए क्योंकि ये दिग्गज हैवी वेट है और यहाँ पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं
कुछ ब्रोकरेज हाउस अब थोड़े कॉशियस हो रहे हैं, कुछ बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। आईटी कंपनियों के लिए खबर थोड़ी सी बिगड़ती हुई, क्योंकि अमेरिका में एक स्लो डाउन की बात हो रही है, वो इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इस स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और नज़र होनी चाहिए HDFC बैंक पर। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी गई थी, लेकिन अब नई वीकली सीरीज आज से शुरू हो रही है। उस दौरान इस स्टॉक का क्या हाल होता है, इस पर आपकी नज़र होगी। चलिए, बाजार खुलने वाले हैं। 10,950 की कल की क्लोजिंग के मुकाबले 10,930 ये वो लेवल है निफ्टी के लिहाज से जिस पर आज मेरी नज़र है। देखते हैं शुरुआत कहाँ होती है। 10,950, 10,952, 10,954, 10,957 मजबूत शुरुआत है। सेंसेक्स 36,513, 80 पॉइंट ऊपर यहाँ भी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो ये शुरुआती कोर्स जो निफ्टी में आए हैं वो पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ी सी आज जो रफ्तार है वो धीमी दिख रही है। टाटा मोटर्स, TCS, भारती इंफ्राटेल, ये कुछ एक कोर्स अब मेरे सामने आते हुए उन स्टॉक्स के जो कमज़ोर हैं। भारती एयरटेल मजबूत, क्योंकि ये भारतीय इंफ्राटेल में हिस्सा बेचने की तैयारी में है, तो भारतीय एयरटेल के लिए अच्छी खबर है, वहाँ पर लिक्विडिटी आएगी भारतीय इंफ्राटेल पे। लेकिन चूंकि हिस्सेदारी बेची जानी है तो वहाँ पर एक ओवरहैंग आपको दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक के अभी शुरुआत हुई है, रुपए की शुरुआत हो चुकी है। 3 पैसे की मामूली गिरावट के साथ रुपया खुलता हुआ, ये हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। 69.72 पर 69.70 के मुकाबले रुपए की शुरुआत तो फ्लैट सी हल्के नुकसान के साथ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसको फिलहाल सेटल होने देते हैं फॉरेक्स और इक्विटी मार्केट को, और आइए आपको बताते हैं आज का जैकपॉट शेयर। बताइए आशीष, क्या है आज की आपकी कंपनी? देखिए, इस बार फोकस हम कर रहे हैं वायदा बाजार वाले स्टॉक्स पर, बड़ी कंपनियों पर आज फ्राइडे है तो आज थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं। एक कैश मार्केट का स्टॉक, और इसीलिए क्योंकि ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड इस समय नजर आती है। कंपनी अमृतांजन हेल्थ केयर, सबने इसका नाम सुना होगा पर शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इसके असल बिजनेस से वाकिफ हैं। चेन्नई बेस्ड एक कंपनी, दरअसल 125 साल पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो 100 साल पुरानी कंपनी, आज अचानक मैं इसकी बातचीत क्यों कर रहा हूं? तो कई सारे रीजंस हैं। ये कंपनी एक डीप स्लंबर से जाग रही है और इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और मैं समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये कंपनी अमृतांजन जानी जाती थी, पायनियर्स हैं पेन और कंजेशन मैनेजमेंट के लिए। अमृतांजन इस देश का सबसे ट्रस्टेड बाम है जिसके लिए हम इस कंपनी को जानते हैं। पर इस दशक की शुरुआत से दरअसल कामकाज बदला है, इस कंपनी ने तरीका काम करने का बदला है। ये कंपनी बॉडी पेन मैनेजमेंट कैटेगरी में उतरी, रोल ऑन, जेल, स्प्रेज वगैरह के धंधे में। फिर इसके बाद कंजेशन मैनेजमेंट में उतरी, जहां पे अमृतांजन रिलीफ के नाम से, ध्यान रखें, कोल्ड रब, नेसल इनहेलर, कफ सिरप, श्वास मिंट्स वगैरह आई। फिर कॉर्न कैप्स, डर्मल ऑइंटमेंट्स वगैरह आए। इस कंपनी के पास चेन्नई में 5 सेंटर फॉर पेन मैनेजमेंट भी हैं, ध्यान रखें। पर यह सब तो लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन था। अब ये धंधा एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर रही है, नए इंटरेस्टिंग कैटेगरीज में कंपनी उतर रही है। फीमेल हाइजीन स्पेस में कॉम्फी नाम से सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका से पल्प 100% इंपोर्ट करके बना रही है। बेवरेजेस स्पेस में उतर रही है फ्रूटनिक, जिसमें 4 फ्लेवर्स में ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं, और फ्रूटनिक्स का एक और एक्सटेंशन फ्रूटनिक इलेक्ट्रो प्लस, जो एनर्जी ड्रिंक है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आएंगे तब आप समझेंगे किस तरह से अब धीरे धीरे कंपनी फाइनेंशियल्स में मोमेंटम पकड़ना शुरू कर रही है। यह है आय के आंकड़े, आपकी स्क्रीन पे मुनाफे के आंकड़े आएंगे। मुनाफे पिछले 2 सालों से कुछ कंसोलिडेट या कुछ ठंडा पड़ता हुआ परफॉर्मेंस नजर आएगा, और उसकी वजह है ये कंपनी अपनी रिसेंटली नए डाइवर्सिफिकेशन पे ब्रांड फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बेनिफिट्स अब एक्रू होते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए ध्यान रखें, इस कंपनी के वॉल्यूम्स वैसे लगातार बड़े हेल्दी रहे। जो नए इंट्रोडक्शंस हुए हैं, कॉम्फी सैनिटरी नैपकिन्स, 86% की ग्रोथ वहां पर है, 7 का 14 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज। इलेक्ट्रो प्लस जो बेवरेज ब्रांड है वो 10-12 करोड़ रुपए अब क्लॉक करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। और ये अमृतांजन जो है इस देश के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की जो लिस्ट है पिछले साल की भी, उसमें भी फीचर करता है। हाउस होल्ड नेम था दक्षिण भारत में, और अब प्रमोटर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, एक पैन इंडिया फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब तक तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन ज्योग्राफीज में कंपनी एक्टिव थी, और अब पैन इंडिया फ्रेंचाइज बन रही है। अमेजॉन के साथ अगस्त में इस कंपनी ने टाई अप करा है ई कॉमर्स स्पेस में उतरने के लिए। प्रमोटर्स के पास 50% है, और अब धीरे धीरे दिग्गजों के रडार पे आ रही है। एक बार म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग दिखाएं इस कंपनी की, दोगुनी हो गई है। 2.5% सिर्फ म्यूचुअल फंड का हिस्सा था, लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 5% हो गया। लास्ट क्वार्टर में डीएसपी, ब्लैक रॉक ने चेक इन करा इस कंपनी में, और सुंदरम जो पहले से था वो भी इसी साल FY18 में इस कंपनी में एंट्री करता हुआ नजर आया है। अब तो सुंदरम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास 2.5%, वसाच इंडिया इमर्जिंग फंड जो FI है वो भी 1% ज्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी की ओन करता है। तो इंटरेस्टिंग है, एक डेट फ्री कंपनी है।
मैं अच्छे बिजनेस, इंटरेस्टिंग बिजनेस की बात कर रहा था। साथ साथ ध्यान रखें, इस कंपनी के पास 2.5 एकड़ लैंड है माइलापोर, जो कि हार्ट ऑफ चेन्नई है। वहां पर दरअसल इस कंपनी का प्लांट वहां पे होता था, फिर इसने चेन्नई के बाहर 2014-15 में जमीन खरीदी 5 एकड़ और अपना प्लांट वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब वो जमीन कहते हैं बहुत, माइलापोर इसलिए मैंने हाईलाइट करा, ये कहा जाता है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जमीन के। ये कंपनी 700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे इस समय खड़ी हुई है, जिसका कहा जाता है 1/3 वैल्यूएशन तो जमीन का होगा। लेकिन इस समय मैं जमीन की बात नहीं करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली पॉइस जरूर है। ये ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी जायंट्स, विक्स, जंडू से कंपीट कर रही है और अब प्रॉस्पर करती हुई आपको नजर आएगी। आप 2 मिनट और बोलेंगे तो अभी सर्किट लग जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 11% ऊपर ये आशीष दरअसल प्री ओपनिंग ट्रेड में पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस जानकारी के लिए। प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं और इसको भी सेटल होने देते हैं और आपको बताते हैं कि स्टॉक 2020 में हमने कौन से स्टॉक्स आज आपको सुझाए थे। पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है हर बार की तरह। हर रोज हम कह रहे हैं अमेरिका गिर रहा है, लेकिन आपको तेजी करनी है। BEL, BEML आज के ओपनर्स हैं, बी अक्षर के ऊपर फोकस किया है और ध्यान रखिएगा BEL कल का खिलाड़ी आज था, तो अगर आप इनमें पैसा लगा रहे हैं तो फायदा हो रहा है। कल आपने देखा BEML में किस तरह की तेजी देखने को मिली, तो आज के BEML ये दोनों स्टॉक्स हो सकते हैं। लवेबल लॉन्ड्रीज, इंडियन टेरेन में भी तेजी होगी, पंजाब एंड सिंध बैंक का PNB गिल्ड्स में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एजुकेशन स्पेस पर रखिएगा नजर, फ्री हिट शेयर है आज का MT एडुकेयर और NIIT लिमिटेड में भी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। पावर प्ले के तौर पर हमने आज दरअसल मिर्जा इंटरनेशनल को टीम में शामिल किया है। नीरज पिछले कुछ दिनों से लेदर सेक्टर के ऊपर काफ़ी बुलिश हैं और क्या बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। इनके लिबर्टी शूज़ या फिर सुपर हाउस, समय लगता है आज ये स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है और नेक्स्ट वीक के लिए भी इस पर रखिएगा नज़र। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स ज़रूर होने चाहिए आपके ट्रेडिंग रडार पर। यहाँ पर एक बढ़िया रैली इंफ्राडे में भी बनेगी और अगले हफ्ते तक अगर आप इन्हें होल्ड करते हैं तो अच्छी रैली बन सकती है। चलिए फटाफट मेरी टीम पे नजर डालिए और यहाँ पे भी खरीदारी का पूरा मौसम बना हुआ है। यूफ्लेक्स, हमने आपको बताया कि कच्चे तेल की जो पूरी स्टोरी है वो स्प्रेड होगी और वो स्टॉक्स आपको ढूंढने जिनसे इनको फायदा होगा, तो यूफ्लेक्स में नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। इमामी थोड़ा डिफेंसिव प्ले है और क्रूड का असर इनके भी ऊपर होता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है। IOC, BPC, HPC लगातार हम आपको सुझा रहे हैं और जैसे जैसे कच्चा तेल गिर रहा है, रुपया और मजबूत होता जा रहा है, उसका फायदा भी इनको मिलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे तीनों में खरीदारी करनी चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर हमने लिया है पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि कल जो रिकैप का ऐलान हुआ है उसमें नाम लेके कहा गया है कि PNB को पैसे की ज़रूरत है तो इनको मिल सकता है, तो यहाँ पे तेज़ी बनेगी। और इसके अलावा फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 450 करोड़ की एक डील होने वाली है जो ब्लैक स्टोन के साथ, तो वो फ़ायदेमंद है। भारतीय एयरटेल पर नज़र रखिएगा, इंफ्राटेल में अपना स्टेक बेचने वाले हैं तो उसका फायदा होगा। पावर प्लेस में हमने 2 बैंक SBI और बड़ौदा रखा जहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। तो ये स्टॉक 2020 की दोनों टीमें आपने देखी और शानदार परफॉर्मेंस देने वाले 20 स्टॉक हैं, लेकिन उनमें से वागले साहब अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनने वाले हैं। बताइए वागले साहब। नीरज के टीम में से प्रदीप मैंने चूज किया है HPCL, ओके, क्रूड प्ले है और तीनों में राजेश ने भी कहा HPCL में मोमेंटम है, मैं एग्री करता हूँ, तो ये लगता है 255 का जो टारगेट है वो आना चाहिए। ओके, हेमंत के टीम से मेरा चॉइस ऑब्वियसली BEL है। जी हाँ, और BEL पिक भी था, मेरा पिक भी है और ये कल से हम कह रहे हैं तो मुझे लगता है आज आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो BEL पे रखिएगा नज़र, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। कल जिन्होंने खरीदा, कल का खिलाड़ी आज देखकर जिस भाव पर खरीदा वहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स वागले साहब आपको दे ही रहे हैं और हम भी आपको दे चुके हैं। और नज़र रखिएगा आप नीरज के सरकारी कंपनी HPCL पर, तो ये दोनों स्टॉक्स भाग सकते हैं। लेकिन रुपया देखिए आज खुलने के बाद थोड़ा सा कमज़ोरी की तरफ बढ़ने लगा, ये भी चल कर दरअसल सेंटर रैली इसमें भी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इसने भी दिखाया है और देखिए थोड़ा सा आज दबाव में कारोबार करता हुआ। ये बताइए प्रदीप, आज का ट्विटर का सवाल क्या है हमारा? बस वागले साहब ने चुना है HPCL, तो हम भी उसी पर नजर रखे हुए हैं। वो सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको इसका जवाब आज तुरंत देना है। हमारा सवाल यह है कि क्या क्रूड अब $50 प्रति बैरल के नीचे फिसल सकता है? जिस तरह से चाल है और देखिए जो ये नई ताज़ा गिरावट शुरू हुई है वो ये संकेत दे रही है कि जहां हम अटक गए थे 57-58 के आसपास, वो निकल गए हैं वो लेवल्स, अब नई गिरावट शुरू होती हुई नजर आ रही है। मंदी का डर बढ़ रहा है, शेयर बाजार अमेरिका में जैसे जैसे गिर रहे हैं उसके साथ साथ क्रूड नीचे $50 प्रति बैरल। अगर आपको लगता है हाँ तो तुरंत जाइए CNBC_ आवाज़ हमारे ट्विटर पेज पर और जाकर के अपना वोट डालिए। हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू, आई थिंक राजेश जी इससे सहमत हैं।
सॉरी देखते हैं आप चार्ट पे आप कच्चे तेल का। $50 की कल बात भी कर रहे थे इनफैक्ट आखिरी सौदा में जब आपसे बात मैं एक्चुअली ना बीएल में फंस गया था। अच्छा। बीएल 99 का टारगेट बहुत बढ़िया टारगेट आ रहा था। सो इट्स अच्छा, आपको लग रहा है कि क्रूड का भागेगा? टारगेट अगर आप पहले बता दें, हम आते हैं उसके ऊपर, घबराएं नहीं। देखिए क्रूड का हमारा जो कल बात हुआ था 3200 MCX का प्राइस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कल भी हमने यही बात की तो ये गिरेगा, वही हुआ। और मुझे लगता है अभी भी इसमें वीकनेस है। 3000 का मेरा टारगेट तो यहाँ पे बनता है। तो ये आप इंडियन मार्केट में बता रहे हैं, तो उसको वैसे ही अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे करीब 10% की गिरावट है। आप सहमत हैं? अच्छा, दरअसल राजेश जी को जो इंडियन मार्केट में MCX के चार्ट हैं वही अवेलेबल होते हैं, तो वो उसको एनालाइज करते हैं, डॉलर वाले नहीं करते। तो उस रुपए को आपको डॉलर में ट्रांसलेट करना होगा तो $50 का लेवल आएगा। वागले साहब, आप देखते हैं क्या चार्ट क्रूड के? मैं क्रूड के ट्रैक नहीं करता इतने क्लोजली, तो मैं लेवल देना अवॉइड करूंगा। ओके, तो खैर देखिए, ये बड़ा सवाल है। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब 90-100 की बातें हो रही थी, वहाँ से किस तरह से यू टर्न इसने दिखाया है, और ये भारत के काम आने वाली दरअसल खबर है। आप कह रहे थे BEL में आपको 99 रुपए का लक्ष्य, बहुत बढ़िया टारगेट आ रहा है, बहुत बढ़िया कॉल होगा। जिन्होंने कल लिया तो उनके तो बारे न्यारे हो गए। आज का जैकपॉट है आखिरी सौदा में कल। और छोटा स्टॉप लॉस, ₹1.5 का स्टॉप लॉस बनता है। ओके, चलिए, तो ये 2 जैकपॉट हो गए। हाँ, तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, आज तो हमने भेल भी उतारा था। हमने कहा भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि BEML इतना भाग गया तो BEL देख लीजिए, और अगर वो समझ में ना आए तो भेल भी देख लीजिएगा। फिर भेल में कोई है सर व्यू आपका? ये नहीं है, मोमेंटम ये अच्छा बीरू के का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इस स्टॉक के साथ, लेकिन वो वाला नहीं है। एच निकाल दो तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अच्छा, तो यहाँ मतलब आप लोग BEL पर ज्यादा बुलिश हैं। चलिए, नजर रखिएगा इन तमाम स्टॉक्स पर, मिड कैप इंडेक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि पार्टी और सेंटर रैली तो दरअसल यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी मात्र 7 अंक की कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, और ध्यान रखिए, चिंता की डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। बाजार में आज भी मिड कैप की पार्टी जारी रहने वाली है। NAV प्रॉपिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिलेगी। अगला हफ्ता एक्सपायरी का है, ध्यान रखिए, मंगलवार को छुट्टी है, तो केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस बचते हैं अब दरअसल इस साल के अंत की आखिरी दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी के लिए। तो बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस प्री ओपनिंग ट्रेड्स में इस समय दिखा रहे हैं। तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है कई पॉकेट्स में। NIIT लिमिटेड आज हमने सुबह स्टॉक 2020 की टीम में बताया था। यूफ्लेक्स नीरज की टीम का आज ओपनर था। अमृतांजन अभी जैकपॉट स्टॉक आपको आशीष ने बताया 11.25% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। वागले साहब, ये सर्किट वाला स्टॉक है अमृतांजन, इसके लक्षण आपको ऐसे नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा, राजेश जी हंस रहे हैं। राजेश जी, आपने देख लिया? बढ़िया विक है, तो लगेगा ये तो ये नीरज आशीष जब भी सुझाते हैं सर्किट से कम में मानता नहीं है। मुझे याद है एक बार ऐसे ही हुआ था, क्लोजिंग हम जो 2:30 बजे पे, मुझे लगता है आप जो कवर करते हैं, आप आशीष जी, नीरज ने दिया था ना? तो हाँ, नीरज ने दिया था मुझे। हाँ, और मुझे याद है उस दिन वहां से जो 2 दिन चला था 240 से 360 सर्किट के बाद फिर सर्किट की तैयारी। तो मुझे आज भी लगता है वही दिन है। तो ये कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो आजकल आतिशबाजी यही शब्द है जो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, फायरवर्क। अच्छा, IOC पे एक अलर्ट आपको दे दे, आपको दिख रहा होगा कि ये 4% नीचे है ₹6 के नुकसान के साथ, लेकिन दरअसल ये आज एक्स डिविडेंड हुआ है ₹6.75 प्रति शेयर, और बाईबैक का भी यहाँ पर एक्स डेट है। तो इस वजह से आप दरअसल एडजस्ट करके देखेंगे तो ये स्टॉक 70 पैसे ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर आप पूरे डिविडेंड के साथ एडजस्ट करते हैं तो आपको लगेगा HPCL में हम तेजी की कॉल दे रहे हैं तो IOC नीचे की है, वो टेक्निकल रीजन है। आप ये इसको ऊपर मान करके ट्रेड करेंगे अब आज खुलने के बाद, अगर आपका कच्चे तेल पे व्यू नेगेटिव है और HPCL की तरह आप यहाँ पर भी तेजी का ट्रेड करना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं अब, समीत चौहान। समीत, स्वागत है आपका। बाजार खुलने ही वाले हैं, बताइए आज क्या ट्रेड आप ले रहे हैं? देखिए, 3 स्टॉक्स होंगे, तीनों लॉन्ग साइड पे होंगे, और स्पेसिफिकली मिड कैप काउंटर जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट वीक भी हमारा यही मानना था कि आपको हाई बीटा काउंटर्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि मिड कैप्स की रैली कंटिन्यू रहेगी। IRB इंफ्रा बाय होगा, 179 का टारगेट, 159.4 का स्टॉप लॉस। दूसरा बाय BEL जो आई गेस कंसेंसस है, सब 2-3 लोगों ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तो मैं भी उसके साथ जाना चाहूंगा। पैटर्न काफी अच्छा है। BEML ने अच्छी रैली देखी और BEL में भी ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिखा है, तो 99 का टारगेट, 85 का स्टॉप लॉस होगा। और रियलिटी स्पेस में हमने एक अच्छा खासा बस देखा है 2-3 दिनों से। DLF ने ब्रेकआउट के बाद कल थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। 204 का पोजिशनल टारगेट, 184.8 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो रखिएगा नजर। अच्छा, ये BEL तो सबको पसंद आ रहा है प्रदीप, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल का खिलाड़ी आज में अगर हम कैश के बदले FNO वाला स्टॉक देंगे तो इतना पसंद आएगा। देखिए, और कुछ ना कुछ होगा इस स्टॉक में। ये आप बार बार कह रहे हैं ये फटेगा, ये शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, तो नज़र आएगी फिर इस पर।
और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं देखिए जो आज दमदार तेजी दिखाएंगे एफएनओ में, तो ध्यान रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वही वाला प्रदीप मालूम है ना, रिमोट को छुपा के रखना है, याद हो गया, लगातार देखते रहना है। ये बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे स्टॉक्स हम आपको यही बता रहे हैं और जिस तरह के रिटर्न आपको मिल रहे हैं डबल डिजिट वाले इतने सारे स्टॉक आपको वो कहीं और नहीं मिल सकते। चलिए बाजार खुलने ही वाले हैं, तो इस वक्त शुरुआत में नज़र होगी हमारी 10,944 जहाँ निफ्टी सेटल हुआ है, कंफर्टेबल है, अगर यहाँ पे टिका रहता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अच्छी खबर होगी। 10,920 10,930 शुरुआती घंटे के दौरान ये लेवल निफ्टी के लिए आप सपोर्ट के तौर पे ध्यान में रखिएगा, अगर ये टिका रहता है तो निफ्टी यहाँ से अपनी बढ़त को आगे बढ़ाएगा। 10,939 10,937, सेंसेक्स 45 पॉइंट नीचे 36,384, निफ्टी बैंक 30 पॉइंट नीचे 27,250। हालांकि मार्केट ब्रेथ मजबूत है, बाजार में बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद अधिक है गिरने वालों के मुकाबले, और BEL देखिए 3.5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा तेजी वाले स्टॉक्स में पंजाब एंड सिंध बैंक पर नजर रखिए, कमजोर सरकारी बैंकों को सरकार ज्यादा मदद देगी, तो ये स्टॉक जो आपको नीरज ने पहले सुझाया भी था 2020 में 8-9%, अब 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा तेजी देखने को मिल रही है PNB में, तेजी देखने को मिल रही है इंडिया बुल रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये 2 और सरकारी बैंक हैं जिन पर खास तौर पर आपकी नजर होनी चाहिए और जहां आपने अच्छी कमाई की है ये और बढ़ेगी। अमृतांजन एक बार देख लीजिए 17% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो और कभी भी 20% का सर्किट लगेगा। ये अमृतांजन ऐसा ही स्टॉक है, अब आशीष ने इसको जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया है। बचपन में आपने और हमने इसके प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल किए हैं और आज भी जानी जाती है ये कंपनी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए, तो आशीष का जैकपॉट स्टॉक जैसा नाम वैसा काम भागता हुआ देखिए आपको नजर आ रहा है। BEL में बागले साहब एक स्टॉप लॉस दीजिए क्योंकि 90 रुपए पर कल हमने सुझाया था, आज सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जिसने कल लिया, कल का खिलाड़ी देखकर उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ, ताकि मुनाफा पक्का हो जाए। बिल्कुल हेमंत, आज का ओपन और लो लगभग सेम है जी, 91 रुपीज 30 पैसे, तो मैं 91 रुपीज 20 पैसे का स्टॉप लॉस दूंगा और ऑलरेडी ये 3% के आसपास ऊपर। और ये कितना ऊपर तक जा सकता है ताकि स्टॉप लॉस पूरा ट्रेल करते हैं हल्के हल्के? मेरे हिसाब से आपका जो 98 का टारगेट है, या राजेश ने जो कहा 99 को आज आना चाहिए। ओके, 98 और 99 इस टारगेट पर नजर रखिए। कल वादा पूरा हुआ था, हमने मोहर लगाई थी BML में और यहाँ पर आज आपको मोहर लगती हुई जरूर नजर आएगी, इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत जहाँ पे तेजी के साथ हो रही है सरकारी बैंकों में, PNB 3% ऊपर इसने पहला ट्रेड दिया है। राजेश, तेजी का कॉल देखते हैं, जिस तरह से BOI में कमाई हुई है यहाँ भी मौका देखते हैं क्या? इस कमजोर बैंक है उसकी मदद सरकार जरूर करेगी, अब यही समझ में आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, जितने हर्डल्स थे, जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था वो कब का निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है, जो स्विंग्स है, तो PNB या इनफैक्ट PSU बैंकिंग में आते रहेंगे। रही बात PNB की, तो मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा एटलीस्ट फॉर द डे, दैट शुड बी 82.50। एट प्रेजेंट इट इज एट 78 रुपीज़, तो यहाँ से करीबन 4.5 रुपये का एक ऊपर में एक जगह दिखता है, तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 76.50। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। और आप देखिए अमृतांजन अब हो गया 16-16% ऊपर, और वॉल्यूम देखिए 10 डे एवरेज से गजब वॉल्यूम्स के साथ देखिए यहाँ पर खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। अब ये कभी भी सर्किट लगाने के बेहद करीब है और BEL तो भाग ही रहा है। एक बार दिखाते हैं स्टॉक 2020 में जो स्टॉक सुझाए थे वो किस तरह का आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में देखिए तेजी है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन ये देखिए लवेबल लॉन्ड्रीज, हम कह रहे थे टेक्सटाइल कंपनियों पर रखिएगा नज़र, 8-8.5% ऊपर। इंडियन टेरेन में 6% की तेजी। पंजाब एंड सिंध बैंक 9-10% देखिए ऊपर कारोबार कर रहा है। प्रदीप बात कर रहे थे PNB की, अभी कुछ ही देर पहले ये नीरज की टीम में था, और देखिए नीरज की टीम में जब PNB था तो फिर हमने कहा था दूसरे स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र जहां पर पंजाब शब्द जुड़ा हुआ है, और PNB गिल्ड्स में भी देखिए तेजी बन रही है। यूफ्लेक्स ये था नीरज का ओपनर स्टॉक और कैप्टन चॉइस का दर्जा भी हमने इसे दिया था, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर काफ़ी दिन से बुलिश हैं, बल्कि रियल एस्टेट पैक पर नीरज बुलिश हैं। और भारतीय एयरटेल देखिए इस खबर के चलते कि इन्फ्राटेल में हिस्सेदारी बेचेंगे, भागता ही जा रहा है। तो ये स्टॉक 2020 के बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर। प्रदीप, लेकिन एक दिग्गज जो कमजोर शुरुआत दे रहा है उस पर भी नजर जरूर रखिए आप। जिस तरह से IT कंपनियों पे कमजोरी की रिपोर्ट्स आई हैं, इन्फोसिस की शुरुआत कमजोर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कल के लोस के नीचे फिसलता हुआ ये नजर आया है कुछ देर पहले। निफ्टी IT इंडेक्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है और अब इन्फोसिस भी। राजेश, इन्फी पे क्या कॉल देते हैं? क्या एक मंदी का ट्रेड बनता है क्या? देखिए, इंट्राडे एक तो थोड़ा सा वीक खुला है, तो मे बी यहाँ से 660 का एक पुल बैक आ सकता है, जहाँ पे एक सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी हम लोग जो इंट्राडे में रखते हैं। 660 के स्टॉप लॉस अगर 660 पे बिकता है तो 670 का स्टॉप लॉस होगा। डाउन साइड में मुझे लगता है 645 640 ये इसका आज के लिए टारगेट होगा। अच्छा बागले साहब,
कल जो आपने टारगेट दिया था ना BEML में, वो हासिल हुआ था और उसके बाद शुभम जी ने एक नया टारगेट दिया था BEML में, और वो टारगेट था 930 का, तो 926 तक तो चला गया है। ठीक है सर, तो ये बताइए BEML, ये जो सबसे पहले कल सुझाया गया था प्रदीप 896 पे, 896 पे सुझाने के बाद जब वागले साहब ने कहा आपकी यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनेगी, तो हमने कहा था इसको और बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए अब 929 रुपये, ये अभी एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको 929.5 दिखेगा। तो शुभम जी को सैल्यूट, वागले साहब आपने भी तो, आपको भी सैल्यूट। पहले तो आपको सैल्यूट। नहीं सर, पहले आपको, आप दोनों, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। आप दोनों ने कहा कि यहाँ पर छोटी मोटी तेजी नहीं होगी, बड़ी तेजी होगी। और देखिए 929 रुपये 55 पैसे का लीजिए, 930 रुपये 25 पैसे का, तो सबसे पहले तो मोहर लगाइए। कल जब बताया गया था कि इसको खरीद लीजिए, टारगेट 2 अचीव, टारगेट 1 आपका था सर। टारगेट 2 मैं अभी देने वाला हूँ। अच्छा, अभी और एक नया, कल जो आप जिन्होंने लिया है और जो होल्ड कर रहे हैं, पार्ट बुक करे या होल्ड करे, 915 के स्टॉप लॉस से 948 का आज का टारगेट बनता है। तो जिन्होंने कल सुबह 9:15 पर खरीदा, वागले साहब बता रहे थे प्रदीप कुछ ही देर पहले कि पैसे तो भर के बने उनके, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, 3:30 बजे तक होल्ड किया, एक लॉट पर कुछ 27,000 रुपए के आसपास। और देखिए अगर आज आपने इसको होल्ड किया और आज भी ये स्टॉक को पर हम बुलिश थे, भाग रहा है, तो 930 का टारगेट हासिल होता हुआ, तो अब नजर रखिएगा फिर BEL पर। तो BEL ने भी देखिए अच्छी तेजी दिखानी शुरू कर दी। हेमंत का हिट और प्रदीप का पंड्या का फंडा थोड़ी देर में आएगा, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल आपको पैसा बनाकर दे रहे हैं, और बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, लॉजिक वही था, शॉर्ट कवरिंग के चलते इनमें रैली देखने को मिलेगी। और देखिए बिल्कुल सही साबित, अब 932 रुपए। बिल्कुल। और एक स्टॉक जिसमें आज तेजी का दरअसल तीसरा दिन है, हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर आपको तेजी की कॉल दे रहे हैं, वो है रेपको होम फाइनेंस। कल सुबह भी जब हमारी इस पे बात हो रही थी तो ये स्टॉक करीब 366-67 के आसपास था, वो आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज देखिए 390 के लेवल इसने छू लिए, तो कल जो लेवल बताए थे वो तो हासिल हो गए। अब आगे राजेश क्या करेंगे, अगला टारगेट क्या है इस पे बताइए। देखिए 415 ये मुझे लगता है एक टारगेट होगा। स्लाइटली पोजिशनल सोचे तो 440 ये इसका फाइनल टारगेट होना चाहिए। जो स्विंग है, जो मोमेंटम है, उसका फाइनल टारगेट 440 है, 415 आज का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करूंगा वो दिन का जो लो है 383, 380 का स्टॉप लॉस में मेंटेन करके मैं इस ट्रेड में लॉन्ग करने की बुलिश टारगेट दे रहे हैं। अब 415 का पहला टारगेट है रेपको होम पे, और 440 देखिए। ऐसे भी कल और आज में यहाँ पर आपकी कमाई तकरीबन 25 रुपए की हो चुकी है, यहाँ से और आपको इतनी ही कमाई हो सकती है। सुमित, आप भी सहमत है ना इस कॉल से? देखिए ओवरऑल हमने मार्केट में ऐसे स्टॉक्स में रिबाउंड देखा है जो अच्छे खासे करेक्ट हुए थे और उनके अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहे थे। यस, रेपको हम फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि ये 5 दिनों से इसमें तेजी कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड हो सकती है 412 से लेके 415 तक एटलीस्ट आने वाले 2 या 3 दिनों में यहाँ तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। इस पर रखिएगा नज़र। बढ़िया प्रदर्शन देखिए रेपको होम्स दिखा रहा है और कल से बढ़िया तेजी दिखा रहा है। तो हमारी टिकर टीम देखिए क्या कह रही है, 3 दिन में 20% की रैली BEML में हो चुकी है। अच्छा, कल कुछ लोग अनुमान क्या लगा रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। ये इतनी तेज़ी हो चुकी है FNO के बैन में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे इसको बेच दीजिए, तो जिन्होंने बेचा, जिसको सुनकर उसको क्या इस समय हो रहा है, वो केवल अपना सिर पीट रहे होंगे, सर पीट रहे होंगे। अब वही हम कहते हैं, सबसे रास्ता नहीं पूछना चाहिए, कुछ लोग गुमराह भी कर देते हैं। बिल्कुल, और यही है, चलती गाड़ी से उतरने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और आप ट्रेंड के साथ चलिए। हमारे अगेंस्ट अगर आप खड़े होते हैं तो फिर यही होता है। जहाँ पे कमाई हो रही है वहीं पे तेजी। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल की थोड़ा सा ज्ञान दे दूं क्या? अरे सर दे दीजिए आप। स्वागत है। मतलब मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, इंटरनेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कभी भी प्रॉफिट को कैप नहीं करते। पकड़ते हैं तो राइड करते हैं। तो कल से कोई खड़ा मैं बता रहा हूँ, मेरा टारगेट तो सर छोटा था। मैंने कल वाली चीज़ जब देखी, समझी और बात करी लोगों से, जो समझ में आया कि इसमें तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि बहुत तेजी हो गई, FNO के बैन में आ जाएगा, बेच देते हैं, शॉर्ट कर देते। शॉर्ट नहीं इस बाजार में करना चाहिए। पर मैं लोगों को यही समझा रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से, वागले साहब हम सब मिलकर। ये अब यहाँ से और बढ़ेगा। तो पहले वाला टारगेट जो आपने कहा ना, मैं अब नया वाला देना चाहता हूँ, कुछ नया वाला टारगेट दिए ताकि हम दिन के दौरान उस पर मोहर लगाएं। 948 की बात, 948 शायद वो हम बात करते करते आधे घंटे में आ जाना। 948। राजेश जी, आप भी सहमत हैं अपने मित्र के साथ? सहमत हूँ, लेकिन मैं ये तो कहूँगा ठीक है, मोमेंटम है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो बहुत बड़े, यानी 4 डिजिट के टारगेट आ रहे हैं। 4 डिजिट हमने कल शब्द इस्तेमाल किया था कि ये आएगा, होगा।
मुझे पर्टिकुलरली लगता है क्योंकि वीकली चार्ट देखने के बाद मेरा जो टारगेट है 1050 का टारगेट बनता है, 1050 का। तो अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है बंदा उसमें होल्ड रखना चाहिए, स्टॉप लॉस 900 के नीचे रखना चाहिए। चलिए, तो जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। जैन साहब, मुस्कुराहट के पीछे कारण बताइए और इस पर कॉल दीजिए। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। और मैं सुन रहा था जो वागले जी ने एक शब्द यूज किया ना, ज्ञान देने वाली, ये ज्ञान दूं, सही बात, उन्होंने बहुत सही ज्ञान दिया कि प्रॉफिट्स के साथ चलते रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से बीएमएल ओवर करेक्टेड स्टॉक है। और देखिए आप नीचे के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट भी ले चुका है और बहुत बड़ा इनको एक ऑर्डर भी मिला है और कुछ इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक ठीक है। और जो मुझे लग रहा है 948 का टारगेट जो कह रहे थे अभी, तो वो हो सकता है कि आज ही अचीव हो जाए। सर 4 रुपये तो दूर रह गया आप। तो जिसने CNBC आवाज़ सुबह सुबह देखा, अमृतांजन में जिसने 11% ऊपर खरीदा, अब आप देखिए वो है 16% ऊपर, किसी वक्त भी सर्किट लगा देगा। अमृतांजन की हम बात कर रहे हैं, एक बार डायरेक्टर साहब देखिए हमारे बहुत ही तेज़ी से बताते हैं। देखिए आ चुका है अमृतांजन, तो 11% ऊपर लेने के बाद देखिए 6% की और रैली, और अभी 4% किसी भी वक्त ये और कमा कर देगा। जिसने कल खरीदा BML, वो पैसा बना रहे हैं। 948 का टारगेट जो वागले साहब ने आज दिया है, और शुभम जी का टारगेट भी हासिल हो चुका है। कल वाला लंबा वाला देखिए, वो अब ये नया वाला टारगेट हासिल हो रहा है। तो इसे कहते हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। बिल्कुल, और देश का नंबर 1 बिजनेस शो जो आप देख रहे हैं, पहला सौदा और आखिरी सौदा भी आप हर रोज जरूर देखा कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले बताते हैं। आज जैसे अभी हेमंता BML की बात कर रहे थे, देखिए आज इंडियन ह्यूम पाइप की सब लोग बात कर रहे हैं। कल आखिरी सौदा में 330 रुपए पे ये स्टॉक हमने रेकमेंड किया था, आपके स्क्रीन पे लाते हैं। कल का आखिरी सौदा और आज का पहला सौदा, 25 रुपए की कमाई यहां पर हुई है। अच्छी खबर आ गई कि इनको एक ऑर्डर मिला है 500 करोड़ का, और 400 करोड़ क्वार्टरली सेल करने वाली कंपनी के लिए 500 करोड़ का ऑर्डर। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 8 क्वार्टर तक के लिए इनकी एक तगड़ी ग्रोथ एश्योर्ड हो गई है। आपको ये डबल डिजिट से ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा कर देगा, और इस वजह से ये तेजी बन रही है। कल का टारगेट जो हमें मिला था वो 345 का था, वो तो हासिल हो गया। 357-58 पे अब ये स्टॉक चल रहा है। संदीप जैन, आप ट्रैक करते हैं क्या इस पे? कोई व्यू है आपका, बताइए। और उसके पहले अगर कोई कॉल आपकी हो तो पहले टारगेट बता दीजिए। वागले साहब या राजेश जी देख रहे हैं? मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, राजेश जी आपने देखा? देखिए अपना कल जो बात हुआ था करीबन 330 के आसपास में मुझे लगता है बात हुआ था। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 360 इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। अबाउट 360 मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे 400-410 ये इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो ट्रेल करना है। कल हमने 300 की स्टॉप लॉस की बात की थी, 325 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि ये भी मेरा एक पंड्या का फंडा स्टॉक रहा था और शानदार कमाई आपको करके दे रहा है। संदीप जैन, आपका कोई व्यू है इस पे? नहीं, बिल्कुल है, मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करें। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं और इनफैक्ट मैं तो जनरली इन टाइप के स्टॉक्स को काफ़ी पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक जिस तरीके से अपने हाई से काफ़ी करेक्ट भी कर चुका है, तो मेरे हिसाब से आराम से ये 400 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो इंडियन ह्यूम्स पाइप भागता हुआ। और देखिए आज भी आपको सुबह 7 बजे से आशीष जब हमारे साथ सुबह शो कर रहे थे, नीरज, वीरू, मैं सब जुड़े थे, हम लोग क्या कह रहे थे, आज भी डरिएगा मत, चिंता मत करिएगा, अमेरिका के बाज़ारों को देखना छोड़ दीजिए, डर के आगे जीत है। ये नारा तो हमने कई दिनों से ले रखा है, सेंटा रैली चल रही है, ये शब्द सारे आपने CNBC आवाज़ पर पिछले 1 हफ्ते से सुने हैं। शॉर्ट मत करिए, शॉर्ट मी नॉट, रेट कट के होप यहाँ बन रहे हैं, रेट हाइक वहाँ हो रहा है, ये सब आपने पिछले 1 हफ्ते से सुना है। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी भाग रहा है और खुलने के बाद नीचे ये भी अब रिकवर करना शुरू कर दिया है। मिड कैप इंडेक्स में निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में खुलने के बाद बन रही है। तो मंदी की ना सोचें, किसी भी वक्त निफ्टी अब लाल निशान से हरे निशान में आ जाएगा और 10,950 के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। सेंसेक्स में भी यही देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का BML कौन सा हो सकता है, BEL और कौन सा हो सकता है, जो स्टॉक्स भाग सकते हैं, नज़र रखिएगा रेमेंड पर। वागले साहब आप देखकर बताइएगा, क्या रेमेंड में आपको वो ताकत नज़र आती है? रेमेंड यहाँ से कितना भाग सकता है? क्योंकि जब इसका इंटरव्यू हमने किया था तब हमने इसको रिकमेंड किया था, तब था ये
16 रुपए के आसपास या 13 रुपए के आसपास 810 का था, मैंने 10-13 के ऐसे ही था, 830 के ऊपर ले लेना। और मैंने कहा था ये भी अब जल्दी ही 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कंप्लीट मैन के साथ वो इंटरव्यू था। और देखिए ये स्टॉक में दम है। अच्छा, शॉर्ट्स यहाँ पर भी हैं, पहले वाले पुराने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 6 दिनों में 845-47 का लो बना है, 840 के नीचे गया नहीं है। और अभी जो हम 930-940 की बात कर रहे थे, आपको याद है तभी मैंने कहा था कि 100 रुपए की मूव देगा, बिल्कुल देगा। तो जिसने 813-14 पर खरीदा और हमने कहा था कि लंबा नजरिया रखिएगा, इस सीरीज में ये आउट परफॉर्मेंस करेगा। सिंघानिया साहब ने इंटरव्यू में जो बातें करी थी उसके बाद से ये वन वे रैली दिखा रहा है। जिसने तब खरीदा वो तो होल्ड है। अब एक नया अगर व्यू लिया जाए, इस समय अभी के अभी वाला शेयर है, क्या भागेगा आज दिन के दौरान कितना? और एक बात कह दूं, ये राजेश ने अभी पहले इधर लिखा था, आज मेरे नज़र में एक्चुअली राजेश जी की वजह से, राजेश जी का भी अभी व्यू लेते हैं। अभी के अभी वाला स्टॉक है और इसमें मुझे पोजीशन में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मतलब मैं 920-930 तक की बात करूंगा, अभी 880 है। तो आज के लिए अगर आप बात करें यहाँ से 20-25 रुपया, मतलब 905 का टारगेट, 930 to 940, 1 से 2 दिन, मे बी मंडे, मे बी ट्यूजडे, मे बी ट्यूजडे। टारगेट बताइए क्या है? ट्यूजडे तो क्रिसमस है, तो वेडनेसडे 935-940 ये टारगेट है वागले साहब का, कहीं नोट कर लीजिएगा सब लोग, हम लोग भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अब आपका टारगेट बताइए, आपने पहले लिखा था वहाँ पर। देखिए 915 मुझे लगता है ये टारगेट होना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। 915 इंट्राडे स्विंग्स होता है तो बीच में थोड़ा बहुत फंसेगा 894 के आसपास, तो वो बात अलग है। लेकिन जो वागले साहब भी कह रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, परफेक्ट स्विंग है जिसका 915 इमीडिएट टारगेट बनता है। तो मुझे 915 के टारगेट के लिए फर्स्ट मैं इसको ट्रेड करने की सलाह दूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 865। चलिए, तो इस पर रहेगी नज़र। अब ये टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे 915 के और 935-40 के। प्रदीप, आप कुछ कह रहे थे? पीएल यानी पीरामल पे नजर रखिए, क्योंकि आज इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। देखिए, और अब हमको याद होगा 2 दिन पहले हमारे साथ प्रकाश दीवान जब जुड़े थे तो वो इसकी बात कर रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी वक्त से ये डेट रेजिंग का प्लान अटका हुआ था, अब उसमें एक अमेंडमेंट हो गया है और आज इसको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका बड़ा एक्सपोजर रहा है तो हाल की लिक्विडिटी की तंगी का शिकार हुआ था। अब ये जो रिकवरी आई है, तेज़ी पकड़ी है, अच्छी खबर भी आज आने वाली है। इस पे वागले साहब क्या व्यू है आपका? क्या ये यहाँ से 100-150 रुपए की तेज़ी और दिखाने के लायक है? क्लियर कट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट अभी लेंगे? हाँ, अभी लूंगा। हम 90, एक मिनट, 2344, हाँ ये लेवल है फिलहाल मेरा 2395 का आज का टारगेट होगा। मतलब यहाँ से 2% की अपसाइड 2395, 2415 इसके आसपास ही जाना चाहिए। अगर आप पोजिशनल व्यू देखते हो 2 से 3 दिन का, मुझे लगता है 25,000 के पार 2500 के पार जाना चाहिए। वो वाला टारगेट अच्छा है, 2500 तक के लेवल आने की गुंजाइश थी। तो इस पर रखिएगा नजर। और देखिए रेमंड अब भाग रहा है 886 का इसने अभी हाई लगाया है और वागले साहब का टारगेट तो लंबा वाला है 915 तक जाने की इसमें गुंजाइश है। अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज के सत्र में बहुत सारे एफएनओ वाले स्टॉक्स में। देखिए सीजी पावर भाग रहा है, इन्फीबीम भाग रहा है, ये हालांकि थोड़े लो क्वालिटी के नाम है लेकिन आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके आगे जाएँ तो फिर जेट एयरवेज में 4% की बढ़िया तेज़ी देखी जा रही है और BEML और BEL ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी ध्यान रखिएगा आप, वही हुआ है जो हम आपको बता रहे थे, हरे निशान में आएगा, आ चुका है और कंफर्टेबली हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी आज के सत्र में देखने को मिले। बैंक निफ्टी पर एक बार समित आपकी राय लेना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको और दिन के दौरान कितना जा सकता है ऊपर? देखिए, इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस 27,050 का भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया और कल का भी अगर हम लो देखें तो उसके आसपास से ही बैंक निफ्टी घुमा है। तो बैंक निफ्टी में यस, यहाँ से आपको 27,550 से 27,600 के इंट्राडे के टारगेट्स रहेंगे और अगर आप पोजिशनल टारगेट्स पकड़ते हो तो 27,700 750 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। 364 ये लेवल है 2 दिन पहले के निफ्टी बैंक के हाइस का। मेरे ख्याल से ट्रेडर्स उसी पे नजर रखे हुए हैं। इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है 27,364 के, आज का हाई 369 का हमने बनाया है, तो जैसे ही वो इस 65-70 के दायरे से निकलेगा निफ्टी बैंक पे आप एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो पोजिशनल टारगेट पेंडिंग है वो करीब 27,430-450 के आसपास का है। तो निफ्टी बैंक पे नजर रखिए। लेकिन चलिए अब
9:35 होने जा रहा है, तो मैं आपको आज का अपना पंड्या का फंडा स्टॉक बता देता हूं। और वो स्टॉक लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे, नीलकमल। यह है वो स्टॉक, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। आपके हमारे ज़्यादातर सबके घरों में इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये कंपनी हमने क्यों चुनी है? देखिए, हम ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश कर रहे हैं जिनके आमदनी अच्छी है, मुनाफा अच्छा है और किसी वजह से आपको यहाँ पर नीचे खरीदारी का एक मौका मिल रहा है। नीलकमल पे हमने नज़र डाली तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने अपना मुनाफा करीब करीब डबल कर लिया है। लेकिन इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ देखिए, पिछले साल भर के दौरान या पिछले 6 से 9 महीनों के दौरान जब आप बाजार में स्टॉक पे दबाव देख रहे थे, उस दौरान इनकी सेल्स करीब 25% से बढ़ी है। लेकिन मुनाफा जो बढ़ा वो केवल 10% बढ़ा। क्यों बढ़ा? आपको भी पता है, कच्चा तेल बढ़ गया था। तो जिस कंपनी ने 2 साल में मुनाफा डबल कर लिया था, अगर पिछले 6 महीने में सेल्स बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम बढ़ा कच्चे तेल की वजह से, अब वही कच्चा तेल अगर $50 की तरफ जा रहा है, जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, तो इस कंपनी के लिए भी जाहिर है कि इस क्वार्टर का यानी दिसंबर के जो नतीजे आएंगे और मार्च के जो नतीजे आएंगे उन पर आप नजर रखिएगा। उस पर आप जबरदस्त तेजी आते हुए देखेंगे इसके मुनाफे में, और वो जो इम्पैक्ट आएगा उसको आप अभी से एंटिसिपेट करते हुए इस समय यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं। इस कंपनी में जिस तरह की हमने प्रॉफिट की ग्रोथ पहले देखी थी वो रिपीट होने की पूरी संभावना क्यों है? क्योंकि इसका 2-3 डिविजन्स हैं हालांकि, लेकिन नीलकमल का करीब 87% जो आमदनी आती है और मुनाफा आता है वो इसके प्लास्टिक डिवीजन से ही आता है। हाल के दिनों में कंपनी ने लगातार अपना नेटवर्क भी एक्सपेंड किया है और उस एक्सपेंशन का पूरा फायदा अब आपको सेल्स में दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट में इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर से आता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम बाजार में नजर आ रही है कि कच्चा तेल कमजोर हो रहा है, उसका एक बहुत ही स्ट्रांग और स्मार्ट प्ले इस स्टॉक पे बनता है, जिसके जरिए आपके लिए मुनाफे का एक सौदा साबित हो सकता है। तो नीलकमल है वो स्टॉक जिस पर आज है मेरी नजर। संदीप, आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को, कोई व्यू है आपका इस पे? बिल्कुल है, बहुत पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट प्रदीप जी, बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया चीज क्या है कि करेक्टेड स्टॉक है, जो कि बहुत अच्छा कंफर्ट देता है, और साथ में वैल्यूएशंस देखिए, सिर्फ ट्रेलिंग पी मल्टीपल करीब 20 के पी पे काम कर रहा है, और एक बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न नंबर्स अच्छे, ग्रोथ देने वाली कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है पेडिग्री बहुत अच्छी है और सालों से इनफैक्ट मार्केट लीडर्स है, मतलब मोल्डेड फर्नीचर्स में तो सबसे बड़ा नाम है। और जो क्रूड ऑयल का आपने बेनिफिट बताया वो बहुत बड़ा बेनिफिट है इनफैक्ट, क्योंकि इनका मेजर कंपोनेंट वही है, और भी लाइफस्टाइल डिवीजन और मैट्रेसेस और कई जगह इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है। सो आई फील कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा और आने वाले दिनों में आराम से ये 2100-2200 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो इस पर रखिएगा नज़र। नील किसी एक बड़े बेहतरीन शख्स हैं, नीलकंठ मिश्रा साहब, उनका मुझे जहन आ रहा है, इसमें नील शब्द इस्तेमाल हुआ है। आपने इंटरव्यू किया, कैसा रहा ये बताइए? काफ़ी अच्छा, और वो इस समय ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारी बात चल रही थी कि भारतीय बाजारों के लिए तो इतनी चिंता की बात नहीं है जो अमेरिका में गिरावट है, लेकिन हाँ, अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे वो ज़रूर काफ़ी चिंतित हैं। और उनका इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस वजह से ये गिरावट आ रही है और उनको लगता है कि ये आगे भी जारी रह सकती है। चलिए तो सुन लेते हैं एक बार नीलकंठ मिश्रा साहब ने दरअसल क्या कहा, उसके बाद उनकी बात में बहुत वजन होता है। और देखिए, रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। मुझे याद आता है प्रदीप, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि तेजी करनी चाहिए मेटल कंपनियों में, और क्या ज़बरदस्त तेजी मेटल कंपनियों में देखने को मिली थी। मुझे वो रिपोर्ट उनकी आज भी जहन में आती है, और उन्होंने कहा था इतने M&A होंगे मेटल कंपनियों में जिसका हिसाब नहीं। और उसके बाद 350 के आसपास उस समय टाटा स्टील था। फिर मुझे समझ में आया वो रिपोर्ट पढ़कर कि यार इसमें तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद वागले साहब गवाह हैं, वागले साहब ने उसमें तेजी का बड़ा कॉल दिया, और वहाँ से टाटा स्टील ने क्या क्या हासिल किया। तो वो रिपोर्ट को सलाम। और सुनिए वो इंटरव्यू, सबसे बड़े एक्सपर्ट अगर कोई है तो वो नीलकंठ मिश्रा ही है। एग्जैक्टली, तो फिर वो इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है, और देखिए उसकी एक झलकी। क्या अमेरिका इकोनॉमी एक रिसेशन में जा रही है और अमेरिकन मार्केट एक बेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है? ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2020 में रिसेशन में जाएगा। उसका व्यू, मतलब उसके पीछे कारण ये है कि जो फिस्कल स्टिमुलस दिया था इस सरकार ने, और जो अभी भी प्ले आउट कर रहा है, मतलब आई थिंक नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर तक शायद कुछ उसका स्टिमुलस का असर रहेगा। तो बहुत लोगों का ये सोचना है कि उस कारण से इकॉनमी जो है 2020 में जब वो स्टिमुलस खत्म होगा या बढ़ना खत्म हो जाएगा तो इकॉनमी रिसेशन में जाएगी। तो और जो कुछ लोग ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं
उन लोगों को ये लग रहा है कि 2019 में ही शायद रिसेशन आ जाए। इसमें यूएस इकॉनमी प्रेडिक्ट करना हमारा काम ही नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये इस समय हो रहा है जब मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो सेंट्रल बैंक्स ने गाइडेंस दी है, जैसे कल फेड ने अपना रेट गाइडेंस कम किया कि 3 की जगह 2 रेट हाइक करेंगे, और ईसीबी ने अभी भी रेट हाइक की बात की हुई है, बीओजे भी थोड़ा टाइटनिंग कर रहा है। और जो कंबाइंड सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट्स हैं जो एकदम एक लाइन में बढ़े थे 2008 से लेकर 2018 तक, वो अब गिरने शुरू हो गए। तो अगले 12 महीने में एज़ पर गाइडेंस जो उन्होंने मतलब बताया है इतना करेंगे, $430 बिलियन से वो बैलेंस शीट श्रिंक होगी करीब 3%, बाजार से बाहर, और अगले 24 महीने में करीब $900 बिलियन से वो श्रिंक होंगी, जो कि 6-6.5% है। तो नंबर परसेंटेजेस छोटे हैं बट ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। तो अब रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री और बैलेंस शीट कंप्रेशन, जो मतलब सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट कम होने की ट्रेजेक्ट्री जो है वो बदल सकती है, क्योंकि अगर इकॉनमी इतनी स्लो हो रही है तो फिर आप चाहेंगे कि वो फिस्कल या मॉनेटरी टाइटनिंग ना करें। बट वो करने के पहले आप ये ज़रूर देखें कि मार्केट और सेंट्रल बैंक के बीच में वो रस्साकशी चलेगी कि सेंट्रल बैंक बोलेंगे भाई हमारी इकॉनमी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इकॉनमी है और इन्फ्लेशन है। तो हमारी जो मतलब की बात है वो ये है कि इन सब के बीच में एफआईआईज के फ्लो का क्या होगा? तो वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ये रस्साकशी चलती है तो लोग ये कह रहे हैं कि डेवलप्ड मार्केट से पैसा निकलेगा क्योंकि वहाँ स्लो डाउन हो रहा है और हम इतने दिनों से जो बचा कर बैठे, ये हमारा भी व्यू है, ये हम कर रहे हैं, तो यहाँ पैसा आएगा। ये हमारा भी व्यू है कि इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी हद तक जो करेक्शंस होने थे वो हो गए हैं, और अगर जो डर था कि वो जो सेंट्रल बैंक टाइटनिंग, बैलेंस शीट टाइटनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, कि उस डर के कारण बहुत जगह पे एक्सटर्नल कैपिटल डिपेंडेंसी एकदम ही कम हो गई है, तो अब वो प्राइस्ड इन है। और अब जब ग्लोबल वीकनेस के कारण या मतलब डेवलप मार्केट वीकनेस के कारण जो वो उसका टेपर ऑफ करेंगे या बोलेंगे कि हम उतनी तेज़ी से नहीं काटने वाले, तो ईएम्स को फ़ायदा होगा। ये हमारा भी व्यू है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत वॉलेटाइल होगा। कहने का मतलब मार्केट को टेंट्रम फेंकना होगा वो छोटे बच्चे की तरह, कि जिसको देख के सेंट्रल बैंक जो है वो कहेंगे अरे भाई ये प्रॉब्लम बड़ी है, चलो हम थोड़ा अपना व्यू चेंज करते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के लिए जनरली अच्छी नहीं होती। तो ये इंटरेस्टिंग बात है जो वो कह रहे हैं, एफआईआईज ने अमेरिका में टाइटनिंग होगी ये एंटीसिपेट करते हुए भारत जैसे बाजारों में पहले ही बेच लिया है। अब वहां पर व्यू बदल रहा है, लेकिन वो तेजी से तब बदलेगा जब वहां के बाजार और जोर से गिरेंगे, ये कहना है नीलकंठ मिश्रा का। तो पहले बाजार गिरेंगे फिर मदद आएगी, इसलिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और गिरावट के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, तो वहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए सेंसेक्स हरे और लाल निशान के बीच में झूल रहा है, दिक्कत नज़र इतनी नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर देखिए बैंक निफ्टी जो है अब 70 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर इस समय ट्रेड लेंगे। अश्विनी बताइए। देखिए मेरे हिसाब से जो है अब हम एक तरह की एक्सट्रीम बना रहे हैं जहां रोज़ 500 पॉइंट गिरावट विश्व बाज़ारों में है और हम 11,000 के आसपास झूलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रैली नहीं कर पाते। तो ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स और मिड कैप वगैरह में बाइंग हो सकती है, लेकिन बड़े शेयरों में अब ज़्यादा फॉलो थ्रू शायद नहीं आ रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलो थ्रू और आना कम होगा तो यहाँ से हम भी एक करेक्शन में पड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे मार्केट 11,000 की तरफ जा रहा है, व्यू अब ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं और अब यहाँ से डिक्लाइन आना चाहिए। वो डिक्लाइन आज अब फ्यूचर्स लेने से फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 2 हफ्ते के आप पुट्स ले लें निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो शायद यहाँ से उस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो ब्रॉडली मार्केट चॉपीनेस में है, लेकिन लार्ज कैप्स मेरे हिसाब से प्राइस इन कर चुके हैं सब कुछ। मिड कैप्स में ओवरऑल थोड़ी बहुत तेज़ी है जो कि 2-4-5 दिन चल सकती है, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ से बुलिशनेस नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में JSPL बाय है, 168 का स्टॉप, 182 का टारगेट। रेमंड बाय है 875 का स्टॉप, 900 का टारगेट। और BEL बाय है 90 रुपये का स्टॉप,
और 100 रुपये का टारगेट। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स जिन पर आपको तेजी करनी है और आप नाम देख ही रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लगातार हमारे डाटा पे बने हुए। लेकिन अश्विनी, आपने जो मंदी की बात कही, पुट लेने की बात कही, क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए कोई टारगेट है नीचे की तरफ आपके? नीचे की तरफ देखें, अगर इसी तरह से विश्व बाजारों की गिरावट रही तो 10,750 निफ्टी पे बहुत इजीली आ सकता है और उससे बुलिशनेस खराब नहीं होगी, जस्ट एक करेक्शन होगी। 2000 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पे ले चुके हैं, मेरे हिसाब से अगर उसमें से 750-800 पॉइंट लूज हो जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इशू सारा ये है कि ओवरबॉट मार्केट है, थोड़ा बहुत धक्का लगेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी। वही मोर और लेस यू कैन से कि हर कोई अब बुलिशनेस की बात कर रहा है और इस तरह के ग्लोबल एनवायरनमेंट में सिर्फ एक तरफ का सौदा करना अक्लमंदी शायद नहीं है। सरकारी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए, शिपिंग सेक्टर के ऊपर फोकस होना चाहिए और शिपिंग सेक्टर में एक ही सरकारी कंपनी है जिसका नाम है SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है हेमंत का हिट स्टॉक का और हम हर रोज़ आपको बताते हैं 9:45 के आसपास कौन से स्टॉक में और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये 4% ऊपर था जब अभी हमने इसके देखा और अब आप देखिए ये भागेगा अब, और बहुत सारे कारण हैं इसके भागने के पीछे। आपने देखा ड्रेजिंग की डील हुई, पहले सब लोग निराश थे कि ड्रेजिंग में क्या होगा, फिर हमने देखा कि पोर्ट्स ने मिलकर ड्रेजिंग को खरीदा, ओपन ऑफर आने की अटकलें अभी भी बनी हुई हैं। गडकरी साहब आपकी यही खास बात है, कुछ ना कुछ देखिए वो करते हैं और जो उन्होंने पहले बोला होता है वो पूरा हो जाता है। अब वो कैसे हो, कब हो, समय लगे, लेकिन देखिए SCI भी आप याद करिए इसी तरह का एक कैंडिडेट था। जब ड्रेजिंग की बात होती थी तब ये भी कहा जाता था कि देखिए इसमें भी जो सरकार है वो इसको चलाने के फेवर में नहीं है, आगे चलकर निकल जाएगी। हमने ये नहीं कह रहे आज हो रहा है कल हो रहा है, लेकिन देखिए जिस भाव पर ये कारोबार कर रहा है, 100 रुपये का 52 वीक हाई, 40 रुपये का 52 वीक लो, अब यहाँ से 46 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और इस समय इसी तरह के शेयर ढूंढने का सही समय है। अब यहाँ पर इनमें अगर आप खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। तो इस तरह की थीम्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अच्छा, लैंड बैंक का एसेट सरकारी कंपनियों के पास जितनी है उतनी तो किसी प्राइवेट कंपनी के पास है नहीं, और मार्केट कैप देखिए 2000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो मार्केट कैप से ज़्यादा का दरअसल एसेट्स इस कंपनी के पास हैं। तो इस तरह के थीम्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर कोई भी बड़ा फैसला निकल कर आता है, और ख़ास तौर पर 3 ट्रिगर्स हैं जिस पर मेरी नज़र है। पहला ट्रिगर है कि अगर ये अपने कुछ एसेट्स को लीज आउट करें प्राइवेट प्लेयर्स को, तो एक बढ़िया रैली बनती हुई नजर आएगी और ये इन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसका औपचारिक ऐलान कुछ दिनों में आपको सुनने को मिलने लगेगा। साबरमाला की खबरें सबको पता है, उसमें और आगे कामकाज होगा तो इसमें रैली बनेगी। और क्रूज टूरिज्म जो कि बड़ा है देखिए, और टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़ी हुई भी ये कंपनी है। बजट अब हमारे सामने आने वाला है, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। इनके पास जो शिप्स हैं वो अगर प्राइवेट कंपनी को दिए जाएं, जिसकी बात इन्होंने करनी कई कंपनियों शुरू कर दी है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर वो सारी बातें डाली भी हैं, तो फिर एक बढ़िया रैली बनती हुई नजर आएगी। रोरो सर्विस और ये सारी चीज़ें देखिए, गडकरी साहब ने हर इंटरव्यू में कहा है कि वो इसके ऊपर बुलिश हैं। तो इनके पास वो वेसल्स हैं, इनके पास वो शिप्स हैं, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस एक ही दिक्कत है इनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है मैनेजमेंट की। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए ये वो काम करते हुए अब नजर आएंगे और इसीलिए हमें लगता है इस भाव पर ये शेयर बढ़िया लगता है। 6% ऊपर है, लेकिन ये और अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है, वैल्यू काफ़ी है इसमें। और हेमंत, अभी 2 दिन पहले जो अगले 5 साल का एक ब्लूप्रिंट बाहर आया है नीति आयोग की ओर से, उसमें खास तौर पे कहा गया है कि अब परिवहन के मामले में पानी का, यानी शिप जो समुद्र में चलते हैं और जो नदी में चलते हैं, उन पर खास फोकस अगले 5 सालों तक रहने वाला है। मुंबई में आप और हम कितने दुखी रहते हैं ट्रैफिक जैम में, अगर ये समंदर का सही से इस्तेमाल हो, जो कि आप देखिए हांगकांग में होता है, तो बहुत बड़ी रैली बने। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत काम की है। सरकार कह रही है कि हम गैस बेस्ड इकॉनमी होने जा रहे हैं। गैस हम देखिए इंपोर्ट कर रहे हैं, LNG को हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि सस्ती है, और ये वो कंपनी है जो ज़्यादातर LNG दरअसल इंपोर्ट करने के लिए ला रही है। इनके पास वो वेसल्स हैं और बहुत बड़ी फ्लीट है। अब सरकारी कंपनी है तो खर्चा काफ़ी कर चुकी है, अब उस खर्चे को किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है, यही वो सवाल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, SCI वो कंपनी है जो अब 40-45 रुपए पे दरअसल एक बढ़िया बाय बनता है, तो ये स्टॉक भागने के लिए तैयार नजर आता है। तो चलिए इस पे लगाइए आप दाव। SCI ये हेमंत का हिट स्टॉक जो आपको इस समय करीब बागले साहब से पूछ लेता हूं, बागले साहब कुछ नजर आ रहा हो तो बता दीजिएगा।
नहीं आ रहा होगा तो भी बता दीजिएगा। नहीं, आपने जब बात करनी चालू की तो 45.50 45.60 था जी सर। बात करते करते सीधे 2 रुपए जंप कर गया, अभी वहीं पर है 48 आई थिंक जाके इट केम बैक टू 46.50, अभी 48 पर है। मेरा अनफॉर्चुनेटली टारगेट 50-51 का है, जो मतलब मुंह ऑलरेडी आ गई है, अभी ये ऑलरेडी 10% ऊपर है। तो लेकिन जिन्होंने 45-50 में या 46 के आसपास लिया है, आप 44 का स्टॉप लॉस से बने रहिए। 51 का अगर टारगेट आज के आज मिल जाता है, जो शायद मिल सकता है, 20% आप काउंट करिए कितना होगा। मुझे लगता है 51 का टारगेट आना चाहिए, वो आ जाएगा या मंडे को आएगा वो देखना होगा। ओके, तो 51 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बने रहनी है अपनी पोजीशन में। इस समय एक और ट्रेड जो बनता हुआ एक दिग्गज शेयर में नजर आ रहा है वो है M&M, और पिछले 2 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स इस पे बुलिश है, अगले साल का बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है, ये राय भी निकल कर आई है रजत बोस की ओर से पहले समेत। अभी आप आज के लिए या बिल्कुल अगले 2-3 दिनों के लिए एक नया ट्रेड लेने का मौका देख रहे हैं, आप इसको लॉन्ग करेंगे? देखिए M&M में हमने मंडे को एक बाय दिया था अराउंड 760 के आसपास, वहां से हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है 835 से लेके 838 का है, तो वहां पे हम एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। जो 200 डे मूविंग एवरेज भी वहां पे कोइंसाइड हो रहा है, 6-7 दिनों से कंटिन्यूस रैली है, तो जिनके पास लॉन्ग ऑलरेडी है वो यहाँ पे डेफिनेटली बने रह सकते हैं। M&M पे राजेश इस समय नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे आप? यस डेफिनेटली, देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, इनफैक्ट कल ब्रेकआउट है, आज फॉलोअप बाइंग है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे यहाँ से इमीडिएट दिखती है, जिसका टारगेट स्विंग के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से 834 का होगा। एट प्रेजेंट इट इज एट 813, तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बनना चाहिए। मे बी आज नहीं आता, कल तक आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 795 का होगा। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। और बागले साहब ने एक शेयर बताया हेवल्स, बागले साहब क्या नजर आ रहा है? अभी निकल रहा है मल्टीपल रेजिस्टेंस जो कि 715 है, अभी 714 रुपये 50 पैसे में वो प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ओके, मेरा 707 का स्टॉप लॉस होगा और 735 का टारगेट होगा। मुझे यहाँ से एक 20-21 रुपये की मुँह दिखती है, 7 रुपये रिस्क 21 रुपये रिवॉर्ड, ये 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है। तो हेवल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हेवल्स पर आपकी क्या राय है? हेवल्स में क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा काउंटर है, स्ट्रेंथ है उसमें, जरा सी भी वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन है, कूलनेस के बाद 734 का टारगेट यहाँ पे दिखता है, 715 करंट प्राइस है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छी अपसाइड दिखती है। तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 700 पोजिशनली। ओके, 700 के स्टॉप के साथ यहाँ पर तेजी करें। आपने हिंडाल्को की बात की, मुझे लग रहा है JSPL में जो मूव है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो इस पे नजर डालते हैं। कल इतना पिटे थे जिसका हिसाब नहीं, आज बाउंस बैक तो दिखाएंगे। हाँ, इनफैक्ट ये स्टॉक निचले स्तर से कल भी रिकवर हुआ था और आज देखिए खुलते ही अभी आप जहाँ पे खुला है वहाँ से 3% का स्विंग आ चुका है और वॉल्यूम अच्छे खासे है अब तक के। अगले साहब क्या कहेंगे, आपका फेवरेट है ये? तो मेटल में अगर जाना है तो ये स्टॉक है, क्लियर कट ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट लेवल 171 के है, अभी 1-1.5 रुपया उसके ऊपर है, तो 170.50 का स्टॉप लॉस लीजिए। 180 तक के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं, ये मोमेंटम पे आ जाएंगे या मंडे मॉर्निंग आएंगे वो देखना होगा, बट यहाँ से 7 से 8 रुपये के लिए आप अगर प्ले करते हो और 2-2.5 रुपया आप स्टॉप लॉस लेते हो तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बैठेगा। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। JSPL और बाकी मेटल्स आप कल की गिरावट के बाद बाउंस बैक दिखा रहे हैं। समेत कुछ नज़र आ रहा है मेटल्स में, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए इसमें 2 स्टॉक्स है, टाटा स्टील उसमें हम काफी बुलिश है 508 510 के लेवल से, और यहाँ पे भी स्टॉक ये 550 तक जा सकता है। तो टाटा स्टील एक मोमेंटम बाय हो सकता है, जिसमें आप आज का लो है 523 का स्टॉप लॉस रखिए और 548 550 के टारगेट रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस PSU हिंजिंग है, जिसमें क्लियरली हम अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया था, वापस एक पुल बैक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हिंजिंग पॉइज्ड है। 292 का हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। सॉरी, एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है 274 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए कॉल। अच्छा, एक स्टॉक और आपके सामने लेकर आते हैं जिसपे हम पिछले 6-7 दिनों से आपको स्टॉप लॉस लगातार ट्रेल करवा रहे हैं और वो स्टॉक है ग्रुप फाइनेंस का। हमने इसकी बात की थी तकरीबन 290-95 के आसपास, आज ये चल रहा है 327 पे। अब आज वागले साहब इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगला क्या होना चाहिए बताइए, और आज जिस तरह से खुला है क्या एक नया मूव बन रहा है, नए ट्रेडर्स भी एंटर हो सकते हैं क्या इसमें? 340 तक की मूव मुझे दिखती है, तो अगर आप इंट्राडे लेते हैं तो 4% की अपसाइड मुझे दिखती है, शायद आज या मंडे मॉर्निंग तक आना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस 318 का होना चाहिए। 318 का स्टॉप लगाए और इसको आप
ट्रेल करे। इस स्टॉक पे आपने हमारे साथ अब तक करीबन 30-35 रुपए की कमाई कर ली है और ये अभी और भी आगे बढ़ेगी। 15 रुपए ऊपर के टारगेट इस समय फौरी तौर पे आते हुए। बिल्कुल, और बढ़िया प्रदर्शन देखिए। अब आप ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं। कल्याणी स्टील हमारी टिकर टीम दिखा रही है, इनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल में अगर एफएनओ वाले स्टॉक्स दिखाएंगे तो एफएनओ वाले स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अब एफएनओ वाले स्टॉक्स ज़्यादा लिक्विड भी हैं और देखिए इनमें तेजी, लेकिन इन्फोसिस, केपीआईटी और बाकी की टाटा एलेक्सी, टीसीएस, ये सारी आईटी कंपनियों में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। रुपए ने जो मूड देखिए इनका ख़राब किया है, इनको भी अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ा अप्रिसिएशन रुपए में देखने को मिलेगा। और हेजिंग पॉलिसीज़ कंपनियों की कैसी रही हैं इसको लेकर थोड़ी चिंताएं तो बनी हुई हैं ही। और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए ये सारे स्टॉक्स में दम नहीं है। अब लोग एक दो नंबर्स देखना चाहेंगे शायद। जैन साहब, यही समझ में आ रहा है क्या? एक बार नतीजे देख लें एक दो कंपनियों के कैसे आ रहे हैं। आईटी कंपनियां देखिए थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ने लगी हैं। प्रदीप भी 2 दिन पहले इन्फोसिस को बेचने की बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि अच्छे बाजार में ये स्टॉक कमजोर होगा। बिल्कुल, और आज भी हम बेचने की बात तो कर रहे हैं। बताइए जैन साहब, चिंता क्या है, डर क्या है? देखिए सर्टेनली करेंसी एक बड़ा डर तो है ही है। देखिए 75 के लेवल से आज 70 के नीचे भी आ चुका है, तो समाव उसका एक रिएक्शन तो रहेगा, बट फिर भी, और एक यूएस में जो स्लो डाउन है उसका एक रिएक्शन भी रह सकता है। बट फिर भी मुझे ये तीनों कंपनियां इंडिया की, बोली वो HCL टेक, इन्फोसिस और टीसीएस, इनके मैनेजमेंट के ऊपर बहुत भरोसा है मुझे। और जो आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, हेजिंग, इनफैक्ट हो सकता है कि ये लोगों ने हेजिंग बहुत अच्छे से की हुई है और ऐसा नहीं कि पास्ट में इस टाइप का डाउनफॉल या करेंसी में वॉलेटिलिटी नहीं आई है, और पास्ट में भी इन्होंने रेजिलियंस दिखाया है। तो मेरे हिसाब से देखिए करेक्शन आ सकता है, कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हर साल खास बात ये है कि इन स्टॉक्स में बायबैक भी आता है तो वापस से प्रॉप अप हो जाती है प्राइसेस, सारी चीज़ें सब इंटैक्ट है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे अब देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट्स देखना ज़रूरी है। सो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की रणनीति है। ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स ने एक ट्रेड ढूंढ लिया है, बताइए। ये राजेश का ओके, बताइए राजेश। HCL टेक में ज़्यादा वीकनेस दिखता है बहुत। मुझे लगता है कि ये अभी के अभी वाला सेल है। 964 का स्टॉप लॉस है, इमीडिएट टारगेट होगा 944 का। 944 जैसे ही टूटता है इसमें एक सेल ऑफ आएगा 920 तक का। 944 944 के टारगेट के साथ HCL टेक पर शॉर्ट कीजिए। मंदी का ट्रेड इस आईटी स्टॉक में फिलहाल निकल कर आ चुका है। वागले साहब, आप सहमत हैं इससे? मैं सहमत हूँ। करंटली एट 952 953, आपका स्टॉप लॉस 957 होना चाहिए। मुझे 936 तक के लेवल्स दिखते हैं जो कि इंट्राडे ही आने चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नज़र, दबाव देखने को मिल रहा है। और देखिए वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले कुछ ऐसे उपलब्धियां दिखाते हैं जो आपने हासिल करी। हमारे एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे आपको कमाई करनी चाहिए, CNBC आवाज़ पर जो स्टॉक्स आपको बताए जा रहे हैं, BML की बात हुई, एक झलकी दिखाते हैं। उसके बाद हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षदा से हम ये समझेंगे कि गोदरेज ग्रुप के इंटरव्यू उन्होंने जो किया उसमें क्या निकल कर आया।